students, I hope you are doing great and we are back with another chapter। और आज इस चैप्टर को लेके बात करने वाले हैं ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको इस चैप्टर को पढ़ के बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है, अब ये चैप्टर है क्या वो तो आपको पता है, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नेम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम सोच रहे होंगे कि मैम ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होगा इसमें। तो एक एक करके आपको सब समझ में आएगा, बस पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके थोड़े बहुत नोट्स बना लेंगे, जिसको आप लास्ट में ख़त्म होने के बाद एक बार समराइज करके रिवाइज करेंगे। ठीक है, इतना आपको करना है। और हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नाम सुना भी होगा कि वो एंटरप्रेन्योर हैं, आजकल के टाइम के तो बच्चे सब सुनते रहते हैं। कुछ होंगे जिनके लिए थोड़ा बहुत न्यू लग रहा होगा, वो सोच रहे हैं हमने तो कभी नहीं सुना, तो आज आपने सुन लिया है। अब ये नहीं कहना कि कभी नहीं सुना। ठीक है, अब आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि स्टोरी से, देखो कितनी इंटरेस्टिंग इमेज है। आपको क्या लग रहा है इससे, क्या समझ में आ रहा है? मैम मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे मैगी खानी है और ये मैं ही हूँ जो कह रहा है कि मुझे एक प्लेट दे दो। और देखो ना कितने टाइप्स की बना के रखी हुई है, ये भी तो देखो। आप इमेज को थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं। देखो इसने पनीर क्यूब्स इसमें डाले हुए हैं, इसमें कुछ बॉल्स वगैरह डाले हैं, ये एकदम स्पाइसी सी लग रही है और ये प्लेन लग रहा है, इसे प्लेन बना रहा है। तो मैम यही होता है क्या एंटरप्रेन्योरशिप, मैगी बनाना? ये तो हम रोज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं? नहीं बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप का ये एग्जाम्पल है, भी समझो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, फोकस के साथ समझना, क्योंकि इससे आपको पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर हम एक एक करके अच्छे से एक एक टॉपिक को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी यहाँ पे सोच रहा है ना, ये इसकी इमेजिनेशन कह सकते हैं, और इसने इस इमेजिनेशन को बदला है। मतलब ये एक आइडिया सोच रहा है। जैसे ये इसका नाम रख देते हैं राहुल। राहुल क्या करता था, ये अपने कॉलेज में था। ठीक है, कॉलेज में ये दोस्तों के साथ बैठता था और ये भी कैफे वैफे जाता रहता था। स्टोरी समझना। तो ये दोस्तों के साथ गया, देखा कि पास वाले कैफे में कुछ उतना खास अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई इतना अच्छा टेस्टी बना ही नहीं रहा है। सारे दोस्त बोलने लगे कि यार क्वालिटी नहीं अच्छी है, जो सस्ता दे रहा है वो बेकार दे रहा है, जो अच्छा दे रहा है वो इतना महंगा दे रहा है कि हम सब स्टूडेंट से कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे यार। राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ जिससे मुझे तो मतलब उसको था कि हाँ मैं मैगी तो बहुत अच्छी बनाता हूँ, मतलब ये टैलेंट था इसके अंदर। तो इसने कहा क्यों ना मैं खुद का ही स्टॉल लगा लूँ। जब मुझे इतनी तरीके की मैगी बनानी आती है और मुझे मज़ा भी आता है मैगी बनाने में या ये करने में, तो क्यों ना मैं अपना स्टॉल खोल लूँ। और ये सब लोग तो डिस्कस करते ही रहते कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। तो मतलब अपॉर्चुनिटी तो है, बनाऊंगा तो लोग आएंगे, यही लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, तो क्यों ना मैं अपना कर लेता हूँ। तो इसको ये आइडिया आया कि ये अपना स्टॉल खोल ले और कुछ इनोवेटिव तरीके से तरीके की मैगी बनाए। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की अलग अलग तरीके की मैगी बनाए, जो सारे स्टूडेंट के बजट फ्रेंडली भी हो और सब आके इसको ले। ये इसको आइडिया आया। देन इसने सोचा कि ठीक है, अपने घर से पैसा मांगा उसने, मैगी के पैकेट कितने ही आते हैं, कहा चलो ये ट्रायल कर लेते हैं, नक्शा लेके खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ कोई लेता है कि नहीं। इसने उस आइडिया को क्या किया, रियलिटी में तब्दील किया। रिसोर्सेज लाया, पैसे लगाए, लोग अपना, पहले तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी लोगों की, तो अपना लाया, सामान खरीदा, बनाना शुरू किया। और देखो इसने रिस्क लिया। रिस्क लिया कि नहीं लिया बेटा, बताओ, रिस्क लिया कि नहीं लिया? हाँ मैम रिस्क लिया। उसको क्या पता था कि इससे कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा? देखो रिस्क लिया ना इसने। फिर अपना नाम भी रखा, देखो हॉस्टल हंगर हब। लोग हॉस्टल में भूखे रहते हैं ना, तो उनके लिए ये क्या बनाया, हब। तो उसने एकदम इनोवेटिव सा नाम भी चूज किया, रिस्क लिया कि मैं मैगी कॉर्नर खोलूंगा और मैं मैगी बेचूंगा। तो यहीं से आपका ये चैप्टर निकल के आता है कि ये क्या कर रहा है बेटा, ये कर रहा है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एक प्रोसेस जिसमें एक पर्सन किसी एक नए आइडिया के साथ आता है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है, रिस्क लेता है, रिसोर्स इकट्ठा करता है, कुछ नया करता है जिससे वो सोसाइटी को, कस्टमर को सर्व कर पाए। ये जो पूरा एक प्रोसेस है वो होती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी ये मत सोचना, अभी बस ये समझो कि हाँ मुझे इतना समझ में आया कि हाँ ये होती है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे,
ये जो आपका राहुल है ये क्या बन गया, ये बन गया एक टर्म यहाँ पे आएगी, वो बन गया ये एंटरप्रेन्योर। अब बेटा एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक नया आइडिया के साथ आता है, रिस्क लेता है, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है रिसोर्सेज को यूज करके, और एक नया प्रोडक्ट और सर्विस बना के देता है सोसाइटी को, कस्टमर्स को, जो उनके लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर देता है। अब इसने इनोवेटिव मैगी बनाई तो कितने हॉस्टल्स जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आया होगा कि अब भाई उतने कम पैसे में आप बहुत अच्छा खा सकते हैं। इसने रिस्क भी लिया, इसने इनोवेशन भी किया, इसने कुछ नए नए तरीके की मैगीज बनाई और स्टॉल लगाया। तो ये क्या है? ये है हमारा एंटरप्रेन्योर, और जो इसने पूरा प्रोसेस किया वो क्या है कहलाएगा? वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम आएंगे अपने चैप्टर पे कि चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर में सबसे पहले तो आपको ये यही सिखाएगा कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो एक राहुल कौन था? राहुल था एंटरप्रेन्योर। वो कर क्या रहा था बेटा? एंटरप्रेन्योर मतलब एक पर्सन जो क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेगा। उसने देखा नहीं कि ये कैफे की जरूरत है जहाँ पे कुछ बजट फ्रेंडली नई नई चीज़ों के तरीके बना के दूं, जो लोग आए, हॉस्टल के बच्चे मेरे फ्रेंड्स आए और उसको खाएं। तो वो देखता है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ऐसे नहीं कि अंधे मार दिया और कुछ भी बना दिया, नहीं, पहले वो देखेगा कि गैप कहाँ है, क्या चीज़ की ज़रूरत है जो मुझे करना चाहिए। तो आइडेंटिफाइज एन अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, गैप को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये यहाँ पे कुछ नया कर सकते हैं। ठीक, ब्रिंग रिसोर्सेज टुगेदर। अभी आपको पता चल गया कि कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ करने के लिए तो चीज़ें लानी पड़ेंगी ना, पैसा लाना पड़ेगा, लोग लाना पड़ेगा, मटेरियल लाना पड़ेगा, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे काम करवा के ही तो बनवा पाएंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक, और ये पर्सन क्या करता है? रिस्क लेता है। बेटा जब भी आप कुछ नया करते हो तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सीड हो जाओ, आपको सक्सेस मिले, कभी कभी आप फेल भी हो जाते हो। इसीलिए बहुत लोग नया करते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं चला तो वो डरते रहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर अब एक ऐसा पर्सन कैसे होता है जिसके अंदर जिगरा होता है कि वो कुछ नया करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे डूब जाएंगे, कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि ये नहीं चल रहा मार्केट में। ठीक, तो वो रिस्क लेता है और इनोवेट करता है कुछ वैल्यूबल। ऐसे ही नहीं कि हाँ इनोवेशन तो कर दिया, नया तो लाए, लेकिन उससे कुछ अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर क्या फायदा? वैल्यूबल इनोवेट करना है आपको, मतलब जिससे कस्टमर को कोई सच में फायदा हो, लाइक जोमैटो, लाइक स्विगी। इन लोगों ने क्या कुछ नया नहीं किया? बहुत नया किया कि एक ऐप लॉन्च कर दिया जहां पे आप किसी भी रेस्टोरेंट से मंगा सकते हो खाना। इन्होंने रिस्क लिया। अब इनको भी तो नहीं पता था ना कि इंडियन कस्टमर प्रेफर करेंगी, ट्रस्ट भी करेंगे। इनको लगा कि हाँ हो सकता है कि वो सोचेगी, पता चला पैसा भी नहीं दिया, सामान ना आया, या कोई सामान बदल के आ गया, ऐसे तो हम रेस्टोरेंट में देख के खा के आएंगे, या हम खुद सामने से पैक करवा के आएंगे, हमें पता रहेगा वो क्या पैक कर रहा है। बट उन्होंने रिस्क लिया, कुछ नया किया, है ना, रिसोर्सेज लाए, मतलब कि भाई पैसा लगाया होगा, लोगों की हायरिंग करी होगी, स्टाफ लाया होगा, देन ये हुआ। तो वो पर्सन जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये कर सकते हैं, ये अभी नहीं है मार्केट में और ये काम कर सकता है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, देखा उसने कि यार जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास इतना समय नहीं कि वो जाके पैक करवाएं या रेस्टोरेंट में बैठ के खाएं, उनको जल्दी से बस कोई दे जा वो खा ले। तो उनको लगा कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। फिर वो रिसोर्सेज लाएं, पैसा लाएं, लोग लाएं जो उस पर काम करेंगे उस आइडिया पे। फिर उन्होंने रिस्क भी लिया होगा, ऑफ कोर्स रिस्क लिया होगा, कुछ नया करोगे तो रिस्क लिया ही है, क्योंकि पता नहीं ना चलेगा कि नहीं चलेगा। और क्या क्रिएट किया? कुछ वैल्यूबल क्रिएट किया। तो वो पर्सन जो ये सारी चीजें करता है उसको हम एक नाम देते हैं। वो नाम क्या होता है? वो नाम होता है आपका एंटरप्रेन्योर। उसको हम बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, बिजनेसमैन तो सबके लिए यूज होता है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, नए तरीके से करे, पुराने तरीके से करे, रिस्क ले ना ले, बिजनेस कर रहा है। आप अगर कहेंगे कि न्यूज़पेपर बेचते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर को हाईलाइट करने के लिए कि भाई ये वो पर्सन है जो कुछ नया कर रहा है, रिस्क ले रहा है, रिसोर्सेज को कंबाइन कर रहा है और कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा कस्टमर्स के लिए, उस पर्सन को हम एक अच्छा नाम दे देते हैं, एक तरीके से कह सकते हो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट। सो ही इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन बट ऑल्सो रिस्क टेकर। जरूरी नहीं कि जो बिजनेस कर रहा है वो रिस्क ले ही रहा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो लेते हैं भाई, बिजनेसमैन वालों के पास भी रिस्क है, बट
छोटे मोटी चीज़ों में मान लो कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो एक जो फीचर्स में आपको एंटरप्रेन्योर क्या रखना है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो रिस्क लेता है, कुछ नया करता है, ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और कुछ इनोवेट करता है, ठीक। तो ये कौन हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर। तो मीनिंग समझ में आई आपको? मीनिंग में हमने क्या देखा? मीनिंग में हमने देखा बेटा कि एक पर्सन है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन को कह रहे हैं जो क्या क्या करता है, जो कुछ नया करता है, मीन्स कुछ इनोवेटिव करता है। क्या करता है? इनोवेटिव करता है, रिस्क लेता है, इसलिए हम कहेंगे वो रिस्क टेकर भी है, इनोवेटिव है, मतलब कुछ नया करेगा, कुछ वैल्यूबल क्रिएट करेगा, और क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। क्या ऑर्गेनाइज करता है? ऑर्गेनाइजर है। क्या ऑर्गेनाइज करता है? मतलब कि रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, जिससे ही वो कुछ वैल्यूबल क्रिएट कर पाएगा। तो ये सारे काम जो पर्सन कर रहा है वो कौन है मेरा? वो कौन है मेरा? वो है मेरा एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया एंटरप्रेन्योर? नेक्स्ट हम आएंगे, हमारे कुछ ऑथर्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब पेपर में कभी कभी वो मीनिंग के साथ बोल देता है, ये डेफिनेशन भी चाहिए, तो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। अब ये नहीं सोच सकते कि मैं डेफिनेशन नहीं, मैं तो मीनिंग लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं बेटा, ऑथर का नाम के साथ डेफिनेशन लिखनी होगी। एक याद कर लेना जो आपको अच्छी लगे, मैंने दोनों छोटी छोटी आपके लिए सिलेक्ट किया है। पहला है कि एक एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु ब्रिंग्स, मैंने देखो बताया भी ना कि इनोवेट करता है, तो इनोवेटर तो होगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या लाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। कैसे लाएगा? थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो आपको भी पता है कि मैंने इसको बोला नहीं था, ऑर्गेनाइजर है, मतलब रिसोर्सेज को कंबाइन करता है। यहाँ पे रिसोर्सेज को इन्होंने एक डेफिनेशन में नाम दे दिया, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसकी डेफिनेशन है? शुम्टर, जोसेफ शुम्टर ने डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है। क्या है? एक इनोवेटर, इनोवेट करने वाला पर्सन, एक इनोवेटर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। इकोनॉमिक डेवलप मतलब कि जॉब क्रिएट करता है, प्रॉफिट बनाता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब भाई आप कुछ नया करोगे तो कंट्री में तो करोगे ना, बट बेटर तो कंट्री के लिए भी होगा। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है? आप उसे कैसे लाता है? कंबाइन करके। क्या कंबाइन करके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करके क्या करता है? इनोवेट करता है, कुछ नया करता है। पीटर ऑफ ड्रकर ने भी डेफिनेशन दी है, चाहे तो ये याद रख लेना कि एक एंटरप्रेन्योर वो है who always search for change, जो हमेशा तलाशता रहता है कि क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या कुछ ला सकते हैं, क्या इनोवेशन करना चाहिए। और जब उसको मिल जाता है कि गैप है, ये कर सकते हैं, ये चेंज आ सकता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि पता लग गया तो वो बैठा है, नहीं, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा मैम? मैम ऑर्गेनाइज करेगा चीज़ों को, रिसोर्सेज लाएगा जिससे वो उस आइडिया को रियलिटी में ला पाए, ठीक है। तो ये वो पर्सन होता है जो सर्च करता है कि क्या चेंज ला सकते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है और एक्सप्लॉइट करता है हैज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये मार्केट में गैप है, मैं इससे रिलेटेड कुछ बना सकता हूँ, और फिर वो उस चीज़ को बनाता है और कुछ नया लेके आता है। तो वो पर्सन जो हमेशा सर्च करता रहता है कि क्या चेंज हो सकता है, क्या कुछ कर सकता हूँ, उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है एज एन अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो जो दो डेफिनेशन में अच्छी लगे वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एंटरप्रेन्योर में मैंने जो आपको 3 चीज़ बताई थी ना, मैंने आपको अभी इधर 3 चीज़ बताई थी कि वो पर्सन जो रिस्क ले, इनोवेट करे, ऑर्गेनाइज करे। इसको याद रख लेना, चाहे तो एक शॉर्टकट बना लो इसका। क्या बनाए? रियो। रियो भी होता है, बहुत जगह देखते होगे रियो रियो बोलते हैं। चाहे तो रियो से याद रखो, रिस्क टेकर, इनोवेटर, ऑर्गेनाइजर, ठीक है। या फिर आप इसको अपने हिसाब से भी कुछ बना लो, ओरी बना लो, जो आपको ठीक लगे बना लो, क्योंकि ये ना एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करते हैं ये वर्ड कि एंटरप्रेन्योर कौन है? वो पर्सन जो रिस्क लेगा, रिस्क बियरिंग। एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिस्क लेता है कुछ नया इस्टेब्लिश करने का। कुछ नया करोगे तो रिस्क तो होगा, क्योंकि अगर वही करोगे जो सब करें तो आपको पता होगा कि उसने किया तो सक्सेस हो गया, उसने किया तो फेल हो गया, तो नहीं करेंगे। कुछ नया कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, किसी ने वो नहीं किया, हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो पर्सन होता है जो रिस्क लेता है कुछ नया एस्टैब्लिश करने का, इन ऑर्डर टू क्रिएट यूटिलिटी एंड वैल्यू फॉर सोसाइटी। क्या क्रिएट करने के लिए? ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी के लिए या खुद के लिए भी,
खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैंने जोमेटो बनाया है तो फिर मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं तो कोई ऑर्डर नहीं करें, मैं भी कर लूँगी, बाकी सब भी करेंगे। तो हमने कुछ नया किया है, हमने रिस्क लिया है कुछ नया एस्टेब्लिश करने के लिए, और जो एस्टेब्लिश किया है उसका पर्पस है कि हम यूटिलिटी क्रिएट करेंगे, मींस प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करेंगे, चाहे वो हम अपने कस्टमर्स के लिए, ऑफ कोर्स सोसाइटी के लिए, या खुद के लिए भी। ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा चीज़ याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ये वो पर्सन होते हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक कह लो या ट्रेड कह लो, ये चीज़ है इनमें कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, वो फैक्टर जो आपके प्रोडक्शन में किसी चीज़ को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे लैंड चाहिए होगा, कुछ बनाना है, लैंड चाहिए होगा जहाँ पे बैठ के उसके बारे में सोच के उसको बनाओगे, लेबर चाहिए होगा जो लोग उस पर काम करेंगे, पैसा चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी, एंटरप्राइज चाहिए होगा, मैनेजमेंट वगैरह चाहिए होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो आपका वेंचर बना पाएँ। तो ऑर्गेनाइजिंग करता है, मतलब ऑर्गेनाइज करता है फैक्टर प्रोडक्शन को ताकि वो चीज़ों को क्रिएट कर पाए, एंटरप्राइज खड़ा कर पाए। जो ये अपना बिजनेस बनाते हैं उनको बोलते हैं एंटरप्राइज, वो अपना क्रिएट कर पाए जहाँ पे लोग सारे फैक्टर आपस में काम करके प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज इनोवेटिंग। एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कुछ नया लेके आता है, कुछ नए तरीके लेके आता है, कुछ नए प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में। इनोवेशन इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर कैसे डिफरेंस है, वो डिफरेंट है इनोवेशन की वजह से। इनोवेशन मतलब कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कुछ नया करता है, जो कुछ नया करके रिस्क लेता है। बिजनेसमैन, जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, वो क्या ही नया कर रहे हैं, वो तो वही कर रहे हैं जो चला आ रहा है, वो कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो उनको हम एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे। बाय इनोवेटिंग क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। इनोवेट करके ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, कस्टमर्स के लिए एक नई सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, कॉम्पिटिटर से आगे निकलता है। भाई अगर आप कुछ नया लॉन्च कर रहे हो, जैसे जोमेटो ने अपना ब्लिंकिट लॉन्च किया तो वो कॉम्पिटिटर से आगे निकला और स्विगी से और आगे निकल गया, फिर क्योंकि वो नहीं कर रहे थे, बस इसने ये किया, तो इसने कुछ नया लाया, इनोवेट किया, और उससे क्या हुआ, इसका बेनिफिट भी हुआ, कॉम्पिटिटर से आगे निकला और कस्टमर को इसने अपने टूवर्ड अट्रैक्ट किया। ठीक, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये भी याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिस्क लेता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो इनोवेट करता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के कितने टाइप्स हैं। मेन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हम क्या कहेंगे कि एंटरप्रेन्योर कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है, आप देख रहे हो कि एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। क्या लग रहा है इंडिपेंडेंट से? इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर क्या होते होंगे, सोचो जरा। मैम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर मतलब वो जो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते, वो एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, मतलब जो खुद से चीज़ बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं सब कुछ, मतलब किसी की भी मदद नहीं लेंगे चीज़ों को बनाने में, कि मतलब खुद ही सब कुछ बना देंगे, टीम भी नहीं बनाएंगे, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को विद देयर ओन आइडिया। इंडिपेंडेंट मतलब अपने खुद के आइडिया से आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस को, आपके दिमाग में ये आइडिया कि हाँ ये करना चाहिए और हम उसको करेंगे। ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, ये खुद रिस्क लेते हैं, खुद रिसोर्स अरेंज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जीरो से हीरो तक पहुंचाते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी, इन्होंने रिलायंस को स्क्रैच से बिल्ड किया, ये किसी और पे डिपेंड नहीं हुए कि कोई और सोचे कराए तो हम करेंगे, नहीं, इनको आइडिया आया, इन्होंने रिस्क लिया, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए रिसोर्स गैदर किए और ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रैच से, मतलब जब कुछ नहीं था, जीरो से हीरो तक लेके गए। जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है। कौन से हैं? इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो है मैम, क्योंकि ये इनोवेट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये एंटरप्रेन्योर तो हैं, बट ये खुद अकेले सब कर रहे हैं। अकेले इन द सेंस कि इनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और रहेगा तो उसके साथ करेंगे। खुद ही रिस्क लिया, खुद ही रिसोर्स अरेंज किया, खुद ही आइडिया आया, खुद ही सीखा, खुद ही आइडिया आया, खुद ही लगा कि हाँ करेंगे। जैसे रितेश अग्रवाल का एग्जाम्पल है, तो उन्होंने ओयो रूम्स स्टार्ट किया, उनका खुद का आइडिया था, खुद आइडिया आया, खुद इस विजन पे काम किया, रिसोर्स गैदर किए, रिस्क लिया और बिल्ड कर दिया ब्रांड। सो ये हैं इंडिपेंडेंट। दूसरे आते हैं स्पिन ऑफ।
स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो वर्क करते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी में। मतलब कि पहले ये क्या कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी में जो कंपनी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, वहाँ से कुछ सीखते हैं, स्किल लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और बाद में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब इन्होंने खुद के आइडिया से नहीं आया कि खुद का आइडिया आया एकदम जीरो से, खुद का कुछ आया और खुद रिस्क लिया, खुद बना दिया। नहीं, ये पहले कंपनी में किसी काम करेंगे, वहाँ से सीखेंगे, वहाँ के स्किल सीखेंगे, वहाँ से एक्सपीरियंस लेंगे एंड देन उनको लगेगा कि हाँ हम भी ऐसा, यहाँ पे ये चीज़ कमी, हम इससे अच्छा कुछ बना सकते हैं, फिर वो अपना बनाएंगे। और आप ये देखते भी हो कि बहुत लोग ऐसा करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स हैं, इन्होंने पहले याहू में काम किया था, फिर इनको वहाँ से आइडिया आया, वहाँ से स्किल सीखी, एक्सपीरियंस लिया, फिर इनको लगा कि नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ पे लोग आपस में चैट कर पाएँ, दैट कैन बी व्हाट्सएप। तो इन्होंने वो क्रिएट कर दिया। बहुत सारे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं इन्फोसिस के, विप्रो ने, जिन्होंने अपनी खुद की आईटी कंपनी बना दी, वहाँ की स्किल सीखी, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, इनको लगा इस यहाँ पे ये कमी है, हम अपनी खुद की आईटी कंपनी बना सकते हैं जहाँ पे इनके यहाँ जो कमियाँ वो हम नहीं रखेंगे, और वो लॉन्च कर दिया। एक एग्जाम्पल जैसे ले लो, डोमिनोज का आया एक डोमिनस, जो डोमिनोज का ओनर है, ऐसा स्टोरी में भी है, बोलते भी है कि उसने डोमिनोज में ही काम किया था। और आप कभी टेस्ट करना, मेरे यहाँ तो है कि पूरा टेस्ट सेम है दोनों पिज्जा का, मतलब पूरा ही पूरा। हाँ, वो लोग डोमिनोज वाले थोड़ा इनोवेशन कम करते हैं, डोमिनोज वाले बहुत ही इनोवेटिव हैं, बट अगर हम टेस्ट की बात करें तो बिल्कुल दोनों का टेस्ट क्या है, सेम है। ठीक, तो उसने वहाँ पे काम किया, वहाँ से स्किल सीखी, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया और खुद का लॉन्च कर दिया। ठीक, तो ये कौन से एंटरप्रेन्योर है, ये स्पिन ऑफ है। इन्होंने ये नहीं कि खुद से कहीं से गेन वेन नहीं किया, खुद ही आइडिया आया, खुद ही लगा हाँ ये होना चाहिए और बनाया, नहीं, इन्होंने पहले काम किया, वहाँ काम सीखा, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, वहाँ पे जो कमियां लगी उसको इम्प्रूव करके एक अपना खुद का सेटअप तैयार कर दिया। वो एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर, राइट। ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका। फिर जो हमारे क्लेरेंस डेनहॉफ हैं, कौन है, क्लेरेंस डेनहॉफ हैं, इन्होंने कहा कि हम भी एंटरप्रेन्योर के क्लासिफिकेशन भाई देंगे। आपने बोला दो हैं, एक है इंडिपेंडेंट और एक है स्पिन ऑफ। इंडिपेंडेंट वो, इंडिपेंडेंट कौन बेटा, चलो बताओ, इंडिपेंडेंट कौन है, लिखो कॉपी में अपने, कीवर्ड में लिखिए आप, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कौन है। अभी तक आप बहुत अच्छे से सुन रहे थे तो आपको लगा कि हम सुनते ही जाएंगे, बट नहीं, अब आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट लिखिए और इधर साइड में लिखिए स्पिन ऑफ, कीवर्ड्स में लिखो स्टार्ट करते हैं ऑन देयर ओन, बिल्ड करते हैं, राइटिंग पे मत जाना, वर्ड्स पे जाना, बिल्ड फ्रॉम जीरो या स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। ये पहले किसी कंपनी में काम करेंगे, वहां से स्किल सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, फिर खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ स्टार्ट करेंगे, देन स्टार्ट ऑन देयर ओन। ठीक, इन्होंने कहीं काम नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं लिया, इन्होंने आइडिया आया, इन्होंने खुद का स्टार्ट किया, खुद रिस्क लिया कि हाँ चलेगा, इन्होंने भाई काम कर लिया, देख लिया हाँ ये चीज़ें हैं, यहाँ कमियाँ, हम इससे अच्छा कर देंगे तो और अच्छा चल जाएगा, वो लोग और ज़्यादा प्रेफर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट आता है आपका क्लेरेंस डेनहॉफ। क्लेरेंस डेनहॉफ ने भी आपके एंटरप्रेन्योर्स के क्या दिए हैं, टाइप्स दिए हैं। क्लेरेंस डेनहॉफ ने कहा कि मैं भी बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर कितने तरीके के होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला वो एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटिव होते हैं। अब बेटा इनमें एक चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत लगेगा आपको कि कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मैम ने बोला एंटरप्रेन्योर बेटा वो जो इनोवेट करे, जो रिस्क ले, जो ऑर्गेनाइज करे। डेनहॉफ ने बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे एंटरप्रेन्योर की बात की है। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हर एंटरप्रेन्योर इनोवेट ही करे, कुछ हैं जो इनोवेट करेंगे, कुछ है जो इनोवेट नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको भी एंटरप्रेन्योर कहेंगे। तो इनका मतलब था कि वो पर्सन जो कुछ मैनेज करता है, उसको स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, रिस्क लेता है, वो भी एंटरप्रेन्योर है, भले ही वो कुछ नया ना करे, भले ही वो वही करे जो सब कर रहे हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर है। ये याद रखना। इनका जब हम ब्रॉड लेवल पे जाते हैं ना, जहाँ पे हम
कन्फाइंड नहीं रहते कि बस इनोवेट किया तो एंटरप्रेन्योर, नहीं, जहाँ पे हम कन्फाइंड नहीं रहते, ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो भी पर्सन है जो इनोवेट करे और वो भी पर्सन है जो इनोवेट ना करे। बट अगर कोई भी पर्सन है जो खुद का कुछ स्टार्ट कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, रिस्क ले रहा है, भाई मैनेज कर रहा है तो रिस्क तो उसमें भी है ना, रिस्क ले रहा है, अनसर्टेन है बिजनेस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 9th में? बिजनेस क्या है? अनसर्टेन है, चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी गवर्नमेंट का रूल बदल गया, कभी प्राइस बढ़ गए चीज़ों के, अनसर्टेन है। तो वो पर्सन जो खुद का कुछ स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, रिस्क करता है, ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्स को, वो भी क्या है? एंटरप्रेन्योर है, भले वो इनोवेट करे या ना करे। इसी के हिसाब से इन्होंने आपके टाइप्स बता दिए। पहला इन्होंने बोला इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, मतलब वो एंटरप्रेन्योर जो कुछ नया करेगा उसको हम बोलेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दीज आर द वन हु create something new, new product, new service and new method of doing business। मतलब ये वो पर्सन है जो कुछ नया करेगा। नया क्या करेगा? या तो नया प्रोडक्ट बना देगा, या तो नई सर्विस ला देगा। जैसे जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, सर्विस है ना, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, सर्विस है, घर बैठे खाना मंगा सकते हो, घर बैठे सामान मंगा सकते हो। कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद दे रहा है, जैसे मोबाइल नए अपडेट लॉन्च होते रहते हैं, फोल्डेबल। अभी एकदम मुझे तो लगता है ऐसा मोबाइल आ जाएगा जो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, मतलब एक वॉच में रहेगा या एक रिंग में रहेगा और सारा काम करेगा। हो सकता है आ जाए, और ऐसे दबाओ तो पूरा बाहर निकल के आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कुछ नया करता है, नया प्रोडक्ट ला दिया, नया सर्विस ला दिया, नया मेथड ला दिया बिजनेस करने का, है ना। तो वो पर्सन को हम बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ये नए आइडिया के साथ आते हैं और ट्रेंड सेट करते हैं। जैसे एलन मस्क की बात करें तो ये टेस्ला लेके आए, इलेक्ट्रिक कार लेके आए, ये कुछ नया था, ठीक। इन इंडिया विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम लेके आए, या पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, ये फ्लिपकार्ट लेके आए कि घर बैठे सामान मंगा सकते हो। तो क्या किया? नया मेथड लेके आए, नए तरीके लेके आए ये, ठीक है। तो इन्हों हम बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, वो पर्सन जो कुछ नया करते हैं, कुछ नया बिल्ड करते हैं, वो होते हैं हमारे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। मतलब कुछ नया करेंगे, रिस्क लेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, तो वो कौन है? इनोवेटिव है। दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरे टाइप के होते हैं, वो होते हैं इमिटेटिव और अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव मतलब क्या? कहते नहीं है इमिटेशन है। इमिटेशन मतलब बेटा आप क्या समझते हो? इमिटेशन मतलब होता है कॉपी, कहते नहीं कॉपी, इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कॉपी करते हैं या दूसरों के आइडिया को अडॉप्ट करते हैं, बट उनको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो लोकल नीड को सूट कर पाए। मतलब ये कुछ नया नहीं बनाए, कुछ नया नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि जो लोग कर रहे हैं उसमें ही क्या हम नया कर सकते हैं, उसमें ही क्या हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं जिससे और लोगों को पसंद आ जाए, ये वो करते हैं। तो आइडिया कॉपी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ओला कॉपीड द उबर मॉडल। उबर था, ओला को लगा कि उबर का मॉडल तो बढ़िया है, तगड़ा है, काम कर रहा है, हम क्या करते हैं, हम अपनी भी कैब निकालते हैं, हम अपना कैब का नाम रख देंगे ओला। हमने क्या किया? आइडिया कॉपी किया। आइडिया तो कॉपी किया ना, उसने सोचा था कि कैब होनी चाहिए, जिनके पास कार नहीं, इनको कहीं जाना है फैमिली के साथ, तो हम कैब सर्विस दे सकते हैं। ऊबर का आइडिया था, लेकिन कॉपी किसने कर लिया? ओला ने कर लिया। तो ओला कौन वाले एंटरप्रेन्योर हो गए? एडॉप्टिव और इमिटेटिव वाले हो गए, क्योंकि ये खुद का कुछ नहीं बनाया तो ऊबर ने था, ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में आ जाएगा। लेकिन कॉपी करने वाले एंटरप्रेन्योर को क्या बोलेंगे? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इन्होंने इनका कॉपी कर लिया मॉडल और इन्होंने इसको ऐसा बनाया जो इंडियन कंडीशन को सूट करे, मतलब इंडियन कंडीशन के लिए अच्छा हो, वैसा इन्होंने बना दिया कि हमारे इंडियन कस्टमर के लिए कैसा होना चाहिए। इसके बाद आप देखते हो और भी है रैपिडो, उन्होंने भी कॉपी ही किया और अपना मॉडल बना दिया। तो कुछ देखते हैं ये लोग कि क्या नया हो सकता है, क्या चीज़ हो सकता है। और वो इनड्राइव है, जिसमें उनको लगा कि इंडिया के कस्टमर क्या करते हैं, ऐसे बार्गेन करते हैं कि या नहीं इतना नहीं इतना, तो इन लोगों ने वो फीचर भी लॉन्च कर दिया कि आप बार्गेन कर सकते हो और फिर जो प्राइस सेट होगा वो होगा, ताकि कस्टमर को ये भी फील आ जाए कि अच्छा हम तो बार्गेन करके हमने कम करवा लिया, वो वाला। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कभी भी कुछ नया नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे के ही आइडिया को कॉपी करते हैं, हाँ उनको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो उनकी लोकल नीड को सूट कर जाए। जैसे मेन फूड डिलीवरी ऐप इन स्मॉल टाउन फॉलो द मॉडल, बहुत सारे जोमेटो स्विगी जैसे हैं,
बहुत सारे जो छोटे छोटे लोकेलिटी में रेस्टोरेंट हैं वो जोमेटो स्विगी के मॉडल को फॉलो करते हैं कि मतलब आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए, उन्होंने अपना ऐप बनवा लिया, लोगों को दे देते हैं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हम आपको फूड डिलीवरी कर देंगे। तो जैसे जोमेटो स्विगी कर रहे हैं फूड डिलीवरी, वही आइडिया इन लोगों ने भी कॉपी कर दिया, बस इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिया कि वो उनके यहाँ की नीड को पूरा कर पाए। ठीक है, समझ गए दूसरी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो देखो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं किया, कॉपी किया है, हाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरे इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर होते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बहुत ही कॉशियस और स्केप्टिकल होते हैं। मतलब आपने देखा होगा, आपके कुछ दोस्त भी होंगे कि अभी आप कभी कहते हो कि चलो बंक करते हैं, वो कहते होंगे नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं बंक नहीं कर सकता हूँ, मुझे डर लगता है, मैं कुछ नया नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। ये वही हैं फेबियन वाले, ये बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। मतलब ये रिस्क जल्दी लेते ही नहीं है, ये रिस्क तभी लेंगे जब इनको लगेगा कि अरे मजबूरी अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिया तो बंद हो जाएंगे, तो ये रिस्क तब लेते हैं। तो ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत ही कॉशियस होते हैं, बहुत ही स्केप्टिकल होते हैं, ये रिस्क नहीं लेते हैं जल्दी। ये चेंजेस जैसे कोई आया है उसको तभी अडॉप्ट करेंगे जब उनको लगता है कि यार बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अदरवाइज ये मोस्टली जो भी इनका ट्रेडिशनल रूल मेथड है ये उस पर ही क्या रहते हैं, टिके रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई स्मॉल फैमिली ओन्ड स्टोर है, आपने देखा होगा कोई किराने की दुकान है, जैसे मैं जहाँ पे रहती थी पहले, वहाँ पे क्या था कि जो किराने की दुकान थी, बहुत सारी दुकानें थी, कोई भी फ़ोन पे और गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता था। और जैसे मैं पूछती थी कि क्यों नहीं ले रहे हैं, ले लीजिए, तो उनका ये रहता था कि नहीं पैसे चोरी हो जाएंगे, और कोई हमारे यहाँ स्कैनर कोई और चिपका जाता है, हम नहीं समझ पाते, हमें नहीं पता चलता पैसा गया कि नहीं गया, हमें नहीं समझ में आता, हम नहीं लेंगे ऑनलाइन, हम कैश में ही करेंगे। अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब सब जाने लगेंगे, सब करने लगेंगे, उनको लगेगा धंधा बंद हो सकता है, तो वो ले लेंगे रिस्क। तो ये कौन सा एंटरप्रेन्योर है? ये है फेबियन एंटरप्रेन्योर। ये हेसिटेट करते हैं कि ये कुछ भी अडॉप्ट करें जब तक उनको कस्टमर फोर्स नहीं करते हैं। तो फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन से एंटरप्रेन्योर हैं? ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो कहते हैं कि हम कुछ भी चेंज नहीं अडॉप्ट करेंगे जो मार्केट में आ रहा है तब तक जब तक वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी ना बन जाए। मतलब बहुत ही स्केप्टिकल और कॉशियस होते हैं। ठीक, दूसरा है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो चेंज को अडॉप्ट करने से, ये नए मेथड को अडॉप्ट करने से पूरी तरीके से ही मना कर देते हैं। मतलब फेबियन वाले को तो ये भी है कि भाई जब मजबूरी पड़ेगी तो कर लेंगे, लेकिन ड्रोन वाले तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बिल्कुल मना ही कर देते हैं। मना इन द सेंस कि कहते हैं नहीं हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, हमने ओल्ड सेटअप किया है, हमने ओल्ड बिजनेस तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से बिजनेस करेंगे, कुछ भी नया आता है, मेथड चेंज होता है, कुछ भी होगा, हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अडॉप्ट करते ही नहीं है। इवन इफ देयर बिजनेस सफर लॉस दे कंटिन्यू द ओल्ड मेथड्स बिकॉज दे आर स्टबर्न। बहुत ही जिद्दी होते हैं, भले ही बिजनेस में नुकसान हो रहा है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहते हैं हम ट्रेडिशनल तरीके से ही बिजनेस करेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा सह लेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो जाएंगे, बट हम नया तरीका अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये कौन सा एंटरप्रेन्योर है? ये हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। जैसे कि कुछ टेक्सटाइल मिल्स जो हैं इंडिया में वो 1991 के बाद बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि ये सब ड्रोन थे। मतलब ये इन्होंने अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज ही नहीं किया। अब भाई कॉम्पिटिटर तो मॉडर्न मशीनरी यूज़ कर रहा है, वो तो ज़्यादा अच्छा बना रहा है, कम समय में ज़्यादा बनाए ले रहा है, और आप पुरानी मशीनों पे, किसी भी मशीनों पे लगे हुए हो, और आपको लग रहा है हम तो यही मशीन यूज़ करें क्योंकि हमारे दादा परदादा से भी दादा सब यही यूज़ करके आए, हम क्यों बदलें? तो नहीं बदला, तो फिर बंद हो गए, है ना, क्योंकि नहीं भाई पैसा कमा पाए। जब पैसा नहीं कमा पाओगे लॉस तक कब तक चलाओगे, बंदी करोगे। DCM डेटा प्रोडक्ट, अर्ली कंप्यूटर फर्म, एक कंप्यूटर फर्म थी, अब देखो उनको नाम भी नहीं पता क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पाई। DCM डेटा प्रोडक्ट्स, ये एक कंप्यूटर फर्म थी इंडिया में, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि इसने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने से मना कर दिया। टेक्नोलॉजी बदल रही थी और इन्होंने कहा कि हम नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बिल्कुल मना ही कर देते हैं कि हम टेक्नोलॉजी या चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनको अडॉप्ट नहीं ही करेंगे, भले ही हमें लॉस हो जाए, भले ही हम बंद हो जाएं। ठीक है, तो 4 तरीके के आपने पढ़े हैं यहाँ पे। कितने पढ़े आपने? 4 तरीके के आपने पढ़े। पहला आपने कौन सा पढ़ा? लिखो कॉपी में जल्दी से।
पहला आपने पढ़ा इनोवेटिव, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दूसरा आपने पढ़ा इमिटेटिव, मतलब जो कुछ नया नहीं करते बल्कि दूसरा का कॉपी कर लेते हैं। इमिटेटिव जैसे आपके फ्रेंड्स कुछ अपना नहीं करेंगे, आपका कॉपी कर लेंगे। जैसे ऐसे आता है ना, तो कुछ अपना लिखना होता है नया तरीके से, वो अपना नहीं लिखते, वो आपका देखते रहते हैं, आपका कॉपी कर लेते हैं, वो क्या है इमिटेटिव। हाँ, मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से, अपना नाम चिप देंगे, अपना एड्रेस डाल देंगे उसमें बल्कि और कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इसके बाद कौन से एंटरप्रेन्योर पढ़े अभी हमने, फेबियन, मतलब चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं, बट तब अडॉप्ट करते हैं जब भैया इनकी बिल्कुल खतरा रहता है कि अब करेंगे नहीं तो बंद हो जाएंगे। ड्रोन बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हैं, कहते हैं चाहे बंद हो जाए चाहे नुकसान में जाए हम करेंगे ही नहीं, जो करना है कर लो। तो ये 4 तरीके के एंटरप्रेन्योर हैं। इजी वे, एक आसान तरीका याद करने का, इनोवेटिव मतलब जो कुछ नया करे, वो एंटरप्रेन्योर जो कुछ नया करे वो इनोवेटिव। इमिटेटिव मतलब जो कुछ नया ना करे बल्कि कॉपी करे और मॉडिफाई कर ले। फेबियन मतलब बहुत ही कॉन्शियस, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चेंजेस जो हो रहे हैं मार्केट उसको अडॉप्ट करते हैं लेकिन बहुत ही लेट। ड्रोन जो कभी भी चेंज नहीं होते भले ही वो मर जाएं। ठीक, नेक्स्ट आता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या फीचर्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कहते नहीं कि ये एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। हम कैसे कहेंगे वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उसने कुछ, देखो आइडियल एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन भी यही है कि वो इनोवेट करता है, रिस्क लेता है और ऑर्गेनाइज करता है। तो हम कैसे कहेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है सक्सेसफुल है। उसके कुछ ट्रेड्स होंगे, उसके कुछ फीचर्स होंगे जो हम बताएंगे कि हाँ ये बढ़िया एंटरप्रेन्योर है। पहला है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा आगे का देखता है, वो दूरदर्शी होता है, इसीलिए वो आगे सर्वाइव भी कर पाता है क्योंकि उसको पता रहता है कि आने वाले समय पे ये हो सकता है तो हमें ये करना चाहिए, तभी तो वो आइडिया लेके आता है, तभी वो कुछ नया कर पाता है। जैसे कि जोमेटो, इन लोगों को पहले से ही लग गया था कि अब ऐसा ज़माना आ रहा है कि लोग ज़्यादा बाहर जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, इतनी सोशल गैदरिंग करेंगे नहीं, उनको घर में ही सब सामान चाहिए, तो बना दिया जोमेटो। उनको लग गया कि अब राशन वाशन लेने भी लोगों के पास समय नहीं, वो मार्केट में नहीं जाएंगे, अब वो भी घर में ही मंगा लेंगे, आ गया ब्लिंकिट। तो ये क्या होते हैं, दूर का सोचते हैं। अगर सोचे ये दूर का ना सोचे तो कभी कुछ नया कर पाए, नहीं कर पाए। टेस्ला वालों को लग गया था कि इलेक्ट्रिक कार की रिक्वायरमेंट है, फ्यूल प्राइस बढ़ता ही जाएगा, टाइम ऐसा आएगा कि लोग इस तरफ भागेंगे, तो उसने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की और काम किया। तो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो केयरफुली फ्यूचर ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करता है, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके लिए एकदम सोचता है, समझता है, केयरफुली ऑब्जर्व करता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्या चैलेंज आ सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने की इसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। दूसरा है हार्ड वर्किंग। जब कुछ नया बिल्ड करते हैं ना, जिनके अंदर विजन होता है, इनोवेशन होता है, कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो बहुत जिद्दी होते हैं अपने काम को लेकर, बहुत हार्ड वर्किंग होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यू अगर आप सुनते होंगे तो आप सुनते होंगे जब कोई एंटरप्रेन्योर बैठा होता है जिसने कोई बड़ा स्टार्टअप किया हो, कभी देखा हो, सुनना हो तो सुनना भी, पॉडकास्ट तो आजकल सब सुनते हो आप लोग, तो वो बताते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हम 24-24 घंटे में 15-15 घंटे काम करते थे और बिल्कुल फोकस के साथ काम करते थे। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो नया विजन के साथ आ रहा है, कुछ नया करना चाह रहा है, उसके अंदर ये बहुत होना चाहिए कि वो हार्ड वर्किंग हो, दे आर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहें, कंसिस्टेंटली वो अपने गोल्स के लिए काम करते रहें, एफर्ट्स देते रहें और सेटिस्फाइड भी फील करें। जब वो अचीव कर ले जाएं तो वो सेटिस्फाइड भी फील करें। नेक्स्ट इज पैशनेट। पैशनेट होते हैं, उनको उनके काम में मज़ा आ रही होती है। जैसे कोई बेकरी में उसको इंटरेस्ट है, तो उसने लगा कि मैं नए नए तरीके के केक्स बेक करूंगी, तो वो पैशन है उसका, उसको मज़ा आ रही है उस काम में। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होगा जो पैशनेट होगा अपने काम को लेके, वो जो भी बना रहा है उसमें उसका पैशन छुपा हो, उसको मज़ा आ रही हो, ठीक है, एंथुसियाज्म हो उसके अंदर, एनर्जी हो। और कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आती भी है, क्योंकि डिफ़िकल्टी तो आएगी, पैसों का क्रंच आ सकता है, हो सकता है कभी आइडिया लगे कि यार ये नहीं काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम ड्रेन हो जाए, एनर्जी लेस हो जाए, नहीं, तब भी उनको पूरी डिफ़िकल्टी में भी, चाहे जितनी मुसीबत आए, पूरी एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ क्या है, लगे रहते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। तो याद रखना। नेक्स्ट इज ओपिनियटेड। उनका ओपिनियन होता है, ऐसा नहीं कि भोंदू है, कुछ नहीं बता, जो उन लोगों ने कह दिया वही कर लिया, नहीं, उनका खुद का ओपिनियन होता है, वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। दे आर द पायलट ऑफ देयर बिजनेस, अपने बिजनेस के पायलट की तरह होते हैं, वो दिशा देते हैं
कि ऐसे ऐसे होना है, उनका व्यू पॉइंट स्ट्रांग होता है कि ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे। ओपिनियन होता है उनका। अगर कोई कहता भी कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, ये हो ही नहीं सकता, तो वो कभी सुनते नहीं है, वो कहते हैं नहीं ये होगा और हम ऐसे ही करेंगे। तो मतलब कि वो पता होता है, उनका एक व्यू होता है, एक नजरिया होता है कि कैसे चीजों को करना है और अपने डिसीजन का स्टैंड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकर जाए। अब इससे ये भी मत समझ लेना कि बिल्कुल रिजिड होते हैं, ऐठन में रहते हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे। समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन भाई इनका विजन बड़ा होता है, इनको पता होता है क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा। हम कोई नॉर्मल पर्सन जिसको नहीं उतना पता है, जिसने उतना नहीं स्टडी किया चीज़ों को, वो आके कहते नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे इलेक्ट्रिक कार को बोलते नहीं तो ये तो इम्पॉसिबल, तो हो ही नहीं सकता, बिना पेट्रोल के चलेगी ही नहीं। नहीं, वो मानेंगे ही नहीं। वो अपने मतलब विजन को लेके इतने स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड होते हैं कि वो डिसीजन पे अमल रहते हैं, टिके रहते हैं। लोगों को भी कहते हैं कि आप काम करो, नहीं होगा देखा जाएगा, बट आप करो। तो ओपिनियन होता है उनका। दूसरा कॉन्फिडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट, समय पे डिसीजन लेते हैं, खुद पे उनका बिलीव होता है, एंड नॉट द फियर फेल। उनको फेलियर का डर नहीं है कि फेल हो गए तो क्या, नहीं, दे आर कॉन्फिडेंट, उनको बिलीव है खुद पे, दे आर। और खुद सोचो ना, एक एंटरप्रेन्योर को अगर कॉन्फिडेंट होगा अपने आइडिया पे, विजन पे, तभी वो लोगों को लीड कर पाएगा, तभी लोग उसके साथ काम करेंगे। अगर आप खुद ही ऐसे ढीले हुए पड़े हुए, आप खुद ही डाउट में हो, पता नहीं यार काम करेगा नहीं करेगा, तो लोग भी सोचेंगे जब इनको ही नहीं पता तो हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वालिटी है कि वो कॉन्फिडेंट रहता है। दूसरा रिसोर्सफुल, रिसोर्स कलेक्ट तो करना ही है। मैंने बोला था कि हमने फीचर्स में क्या पढ़ा था, इनोवेटिव, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मतलब क्या, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली कलेक्ट करता है, उनको यूज करता है। कलेक्ट तो सब कर लेंगे, लेकिन उसको कलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्ली यूज करना कि उसका वेस्टेज ना हो, और उससे बिजनेस को बढ़ाना। इनके बिजनेस को हम वर्ड बोलते हैं एंटरप्राइज, वो पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो क्या कहते हैं करता है। दूसरा पॉजिटिव रहता है। दूसरा क्या, मैम बहुत आगे आ गई आप। हाँ, तो पॉजिटिव रहता है मतलब उनको अपने टीम पे फेथ रहता है। ऐसा नहीं है कि इनको लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, नेगेटिव सोचते हैं, नहीं, ये इनको खुद पे भरोसा है, इनको अपनी टीम पे भरोसा है। ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कहते हैं नहीं होगा, हम सब कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं, और अगर कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं तो उससे बिल्कुल करेज के साथ लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बीगी बिल्ली की तरह भाग जाएं और बंद कर दें। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कि कौन है एंटरप्रेन्योर, बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब आप एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको पता भी चल गया होगा कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने वाले हैं आपके एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप पे, कि एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या होता है, और इसको हम देखेंगे। सो नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं वो आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो बेटा, एंटरप्रेन्योर समझ में आ गया ना, वो पर्सन जो इनोवेट करता है, रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, और यूटिलिटी क्रिएट करता है, जिसका फायदा मीन्स प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करता है, जिसका फायदा सोसाइटी को भी होगा और खुद को भी होगा। ठीक, जिसको यूज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एंटरप्रेन्योर जो भी करता है उसको ही बोल दिया गया एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एंटरप्रेन्योर जो प्रोसेस करता है, रिस्क लेने का प्रोसेस, इनोवेट करने का और ऑर्गेनाइज करने का चीज़ों को, ये जो प्रोसेस है ना, यही क्या है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको नाम दे दिया गया, क्या दिया, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फ्रेंच वर्ड से आती है। किससे आता है, फ्रेंच वर्ड से आता है, जिसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। अंडरटेक, टू मीन्स टू अंडरटेक मीन्स टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, कुछ अपना स्टार्ट करना। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कुछ अपना ही स्टार्ट करता है, इनोवेट करता है, नए आइडिया के साथ आता है, रिस्क लेता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और कुछ बिल्ड करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच वर्ड से आया, जिसका मतलब है टू अंडरटेक, मतलब कुछ अपना करना, कुछ अपना स्टार्ट करना अपने आप। सो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टिंग एन एक्टिविटी, स्टार्टिंग अ बिजनेस, जिसको बिजनेस को यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के जो बिजनेस होते हैं उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। लेकिन अभी हमने एंटरप्राइज पे आना है तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी स्टार्ट करना जहाँ पे आप रिस्क लेते हो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और कुछ वैल्यूबल क्रिएट करते हो। ठीक है, मतलब सिर्फ बिजनेस ओपन कर दिया यही नहीं एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब है जहाँ पे आप अपने आइडिया को रियलिटी में टर्न करते हो, उसका जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक आइडिया के साथ आता है, ठीक, और उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए उसको एफर्ट्स करने होते हैं।
उसको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, उसको टाइम टू टाइम रिस्क लेना होता है, पैसे लगाने का भी रिस्क है, पैसा डूब गया तो ठीक, टीम बिल्ड करने का भी रिस्क रहता है कि टीम है तो साथ में, वो ना हुआ तो उनको कैसे हम पे करेंगे, क्या रहेगा, उस सब चीज़ों का रिस्क रहता है। तो एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो इनोवेट कर रहा है, रिस्क ले रहा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये जो प्रोसेस है जो एंटरप्रेन्योर करता है, मीन्स इनोवेट करना, रिस्क लेना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ये जो एक्टिविटी है जो वो कर रहा है, जिस एक्टिविटी को करके वो अपने आइडिया को रियलिटी में ला रहा है, वो एक्टिविटी को हम क्या बोल रहे हैं, वो एक्टिविटी को हम बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोल रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स ये वो सारी एक्टिविटी जो एंटरप्रेन्योर करता है अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ को एक नाम दे दिया गया है, वो नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली प्रोसेस है इनोवेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का और कोऑर्डिनेट करने का। क्या करेंगे? इनोवेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो वैल्यूबल हो, जो वैल्यू प्रोवाइड करे सोसाइटी के लिए और आपके लिए भी। लाइक आपको आइडिया आया कि हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप बना सकते हैं। लोगों को दिक्कत होती है, आजकल के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि रेस्टोरेंट जाके खाना खाएं, या इतना समय नहीं है कि खुद बैठ के खाना बनाएं। तो हम क्या करें? तो हम एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च कर देते हैं जिसमें आराम से वो बैठ के, जैसे आया थक के आराम से बैठा है, स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल, बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसको दिख रही है, ऑर्डर कर रहा है, घर पे सामान दे के कोई जा रहा है, आराम से वो खा रहा है, मज़े कर रहा है। ऐसा कर सकते हैं। ये मुझे आइडिया आया कि ऐसा होना चाहिए, फिर मैंने क्या की, एक्टिविटी की। अब आइडिया लेके थोड़ी ना बैठेंगे, आइडिया को कुछ करेंगे ना, जो कर रहा है वही तो एंटरप्रेन्योर है, जो नहीं आइडिया लेके बैठा फिर उसका क्या। तो उसने क्या किया, सोचा, ये आया दिमाग में, अब उसने एफर्ट्स किए, उसने एक्टिविटी परफॉर्म की, उसने रिसोर्स लाया, लोगों की जो ज़रूरत है, पैसों की जो ज़रूरत है, जगह की जो ज़रूरत है, वो सब इकट्ठा किया, टीम लगाई, रिस्क लिया, इनोवेट किया, कुछ नया बना दिया, जोमेटो बना दिया और लॉन्च कर दिया। आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसेस किया ना, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अभी हम आएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स क्या है। मैम क्या हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को? प्रोसेस समझ में तो आ गया कि मैम प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योर करता है, एक्टिविटी जो कर रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। बट क्या क्या फीचर्स है इसके, ये भी बताइए। तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बेटा आपको क्या लग रहा है, जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि जो प्रोसेस कर रहे हो आप, इनोवेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, रिस्क ले रहे हो, ये सब टाइम पास या हॉबी चल रही है आपकी? अगर टाइम पास होता, हॉबी होती मैम, तो हम रिस्क क्यों लेते हैं, सब दाव पे क्यों लगाते हैं इस हॉबी के चक्कर में? ये तो ना करते ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप कोई टाइम पास नहीं है, ये मनी रिलेटेड एक्टिविटी है। यहाँ पे जो आप आइडिया को कन्वर्ट कर रहे हो रियलिटी में, कुछ वैल्यूबल क्रिएट कर रहे हो, उसके पीछे आपका कुछ विजन होगा, किससे हम पैसा बनाएंगे, पैसे से हम बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे, डोमिनेट करेंगे मार्केट में। तो मनी रिलेटेड एक्टिविटी है ये, ठीक है, जो डायरेक्टली इकोनॉमी को क्या करती है, कनेक्ट करती है। अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, इससे आप कंट्री के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, इनकम क्रिएट कर रहे हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, कंपनी की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ये टाइम पास और हॉबी नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा है क्रिएटिव एक्टिविटी। आपको भी पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कुछ नया करना, कुछ नया लाना, कुछ नया बिल्ड करना। तो एंटरप्रेन्योर को जाना ही इसलिए जाता है कि ये वो है पर्सन जिसने कुछ नया किया है, रिस्क लिया है, कुछ नया बिल्ड किया है। तो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। डायनेमिक प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योरशिप फिक्स नहीं रहती है। जो आपने जैसे कुछ बना दिया तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें बदलेंगी नहीं, या टेक्नोलॉजी बदलेगी नहीं, या सोसाइटी में कुछ और नहीं आएगा। और एंटरप्रेन्योर को भी अडॉप्ट करने हैं चेंजेस। आप रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं हम क्यों अडॉप्ट करेंगे, अभी हमने जो बना दिया हमने बना दिया, हम ऐसे ही चलेंगे। नहीं, अगर कुछ नया आ रहा है, कुछ नया लग रहा है, तो आप अपने आप को अपडेट करते जाएंगे, आप चेंजेस को अडॉप्ट करते जाएंगे, क्योंकि तभी आप सर्वाइव करेंगे। वरना आप कौन सा एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, कौन सा एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे? अभी हमने डिस्कस किया था टाइप्स में कि अगर आप कुछ भी अडॉप्ट नहीं करते और रिजिड हो जाते कि हम नहीं कोई चेंज नहीं लाएंगे, हम जो चल रहा है वही चलेगा, वैसे ही करेंगे, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, राइट। और कब करेंगे? जब बहुत आसमान टूटेगा तब करेंगे,
तो वो फिर कौन से बन जाओगे, फेबियन एंटरप्रेन्योर, राइट। सो डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, चीज़ें फिक्स नहीं रहती है, चीज़ें बदलती रहती हैं और एंटरप्रेन्योर को अडॉप्ट करना होगा। नेक्स्ट इज पर्पसफुल एक्टिविटी। जो हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम कुछ नया आइडिया ला रहे हैं, उस आइडिया के लिए को रियलिटी में लाने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर गिविंग आवर बेस्ट, तो ये किसी पर्पस के लिए है कि या बस ऐसे ही चल रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स पर्पस के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो गोल है वो बस ये नहीं कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ स्टार्ट करना है, बट उसका एक पर्पस होता है कि हमें इतना पैसा बनाना, हमें इतने कस्टमर सर्व करने, हमारा ये गोल है। तो गोल के साथ हम काम करते हैं, ठीक। जैसे पतंजलि जब स्टार्ट हुआ था तो उसका एक क्लियर पर्पस था कि हमें हर्बल प्रोडक्ट सेल करने हैं और हमें इसकी बहुत बड़ी मार्केट खड़ी करनी है। तो वो गोल के साथ आए, कुछ नया लेके आए और गोल के साथ आए कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, एवं ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। रिस्क एलिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा रिस्क रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि जो एंटरप्रेन्योर है, अच्छा क्वालिटी में ही पढ़ा था आपने, रिस्क टेकर है, कंपोनेंट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, रिस्क टेकर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मीन जो प्रोसेस कर रहा है एंटरप्रेन्योर आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, क्या उसमें रिस्क नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो रिस्क एलिमेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है लॉस ही हो जाए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो रिस्क को फेस करने के लिए एकदम रेडी रहता है, कहता है ठीक है लॉस होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, फेल होता है फिर भी देखा जाएगा, बट हम करेंगे। तो वो चीज़ भी होती है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि रिस्क एलिमेंट होता है इसमें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब कि एंटरप्रेन्योर एक अलोन प्लेयर नहीं होता है कि अकेले यही है, ये टीम बिल्डअप करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, लैंड लाता है, लेबर लाता है, कैपिटल लाता है, टेक्नोलॉजी लाता है, और सब मिलके काम करते हैं, सब मिलके आइडिया को रियलिटी में लाते हैं। तो ये कोई अलोन एक्टिविटी नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने वाली एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज गैप फिलिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो गैप देखते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं है जो हम ला सकते हैं, क्या चीज़ है जो लोगों को दिक्कत हो रही है और वो उनके लिए बननी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ जो उनको उस दिक्कत से बाहर लाए। तो वो गैप आइडेंटिफाई करते हैं, गैप को नोटिस करते हैं कि कहाँ चीज़ों की कमी है, और फिर उस चीज़ को, उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं वो प्रोडक्ट और सर्विस देके जो उन्हें लगता है कि मार्केट में नहीं है और होनी चाहिए थी, जिससे कस्टमर का काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे बहुत सारे लड़कियाँ रोटी नहीं बना पाती हैं, तो कंपनी को लगा ये गैप है, आजकल की जनरेशन ये सब नहीं कर पाएगी, तो रोटी मेकर आ गया कि ये लीजिए आप ऐसे बना लीजिए, रखिए और बन जाएगी। दो से बनती बनती कुछ नहीं है खास, बट बन जाएगी। और फिर आपको देखा होगा कि देखा क्या होगा, ये तो है ही कि डिश वॉशर आया, ये भी किसी का आइडिया होगा कि मार्केट में गैप है, लोगों को दिक्कत हो रही है बर्तन धुलने में, जो लोग वर्किंग हैं, तो क्या करते हैं डिश वॉशर एक मशीन ले आते हैं, वो बस बर्तन और साबुन डाल के रख देंगे और वो धुल के बाहर आ जाएगा। तो ये भी कर देंगे। तो मतलब गैप आइडेंटिफाई किया और फिर क्या किया, कुछ उस गैप को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस दे दी। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप गैप को आइडेंटिफाई करता है, एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करता है और फिर उस गैप को ओवरकम करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करता है, प्रोडक्ट और सर्विस बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि फीचर्स में क्या क्या है। तो फीचर्स में हमने क्या कौन कौन सी चीज़ें समझी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब भाई हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं उससे कंट्री की इकोनॉमी में फ़र्क आएगा ही आएगा। मनी रिलेटेड एक्टिविटी है ये। क्रिएटिव एक्टिविटी है, कुछ नया करने की कोशिश रहती है। डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब चीज़ें बदलती है एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर को रेडी रहना चाहिए, कोई भी अगर चेंज आ रहा अपडेट रहे बिल्कुल। पर्पसफुल है, किसी गोल और विजन के साथ आप चीज़ कर रहे हैं। रिस्क एलिमेंट है ही, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर का फीचर ही है रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, आप अकेले नहीं बल्कि फैक्टर और प्रोडक्शन को कंबाइन करके अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। गैप फिलिंग फंक्शन, एंटरप्रेन्योर देखता है कि गैप कहाँ है, उस गैप के लिए फिर काम करता है, प्रोसेस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है, जिससे वो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस बना पाए जो उस गैप को फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। मतलब कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये जो मेरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से गुजर के मैं अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, इनोवेट कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इन सारे चीज़ों को
मतलब इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे जो अफेक्ट करते होंगे, असर डालते होंगे। वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पहला देखो, पहला है आपका पॉलिटिकल फैक्टर। क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर। कोई भी बिजनेस हो, सरकार का तो रूल फॉलो करना ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पॉलिसी और लॉ के तहत तो तुमको काम करना ही करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे सरकारें बदल रही हैं, आज किसी की है तो अगले साल किसी की है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही इंटरफेयर करती है कि आप क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कितना बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, इतना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वहाँ पे अगर कोई कुछ नया करना चाहेगा, है ना, रिस्क लेना चाहेगा, कुछ नया बनाना चाहेगा, तो वो हिचकिचाएगा, वो सफ़र करेगा, क्योंकि एक तो पहले से ही उस पर लोड है कि कुछ नया कर रहा है, रिस्क ले रहा है, ऊपर से सरकार अलग से उस पर प्रेशर डाल रही है। आज को उसको लगा कि मेरा जो बिजनेस मॉडल है, ये मतलब जो मैंने आइडिया सोचा है, ये मैं इस हिसाब से बनाऊंगा, कल को सरकार ने पॉलिसी ही बदल दी, किस तरीके की कोई भी चीज़ें कंट्री में नहीं लॉन्च होंगी। अब क्या होगा? मेरा आइडिया को धरा तो धरा रह गया, ये वाली सरकार तो सपोर्ट कर रही थी, उसने मना कर दिया। अब तो ऐसे केसेस में बेटा एंटरप्रेन्योरशिप सफ़र करती है। लोग अगर कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो हेसिटेट करते हैं कि हम करें कि ना करें, और अगर कर भी दिया तो वो सफ़र ही करते हैं फिर। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भाई नए वेंचर्स को सपोर्ट करेंगे, वो भी हेसिटेट करते हैं वहाँ पे सपोर्ट करने में या पैसा लगाने में भी। ठीक है, तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो पॉलिटिकल फैक्टर भी आप पे असर डालेंगे। आप देखोगे कि भाई कंट्री स्टेबली पॉलिटिकली स्टेबल है या नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है या नहीं, अगर बहुत है तो फिर आप सोचोगे कुछ नया करेंगे, तो फिर इतनी सरदर्दी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेशनरी एंड लीगल। स्टेशनरी फैक्टर बेसिकली लीगल और टैक्सेशन फैक्टर। आपको जो लीगल फैक्टर है वो भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या करते हैं? असर डालते हैं। कैसे डालेंगे? द स्ट्रेंथ एंड फेयरनेस ऑफ द लीगल सिस्टम मैटर अ लॉट। आपका जो लीगल सिस्टम है उसकी कितना वो फेयर है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, ये भी अफेक्ट करता है। जैसे मान लो आपकी कंट्री में जो रूल्स हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आपको कोई एक काम भी कराना है, पेपर वर्क भी कराना है, तो 10 दफ्तर जाओगे तब जाके वो अप्रूव होगा। बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है, तो फिर लोग क्या कुछ नया करना चाहेंगे वहाँ पे? एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे? नहीं करना चाहेंगे। एक तो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा गेम है ना, आप रिस्क ले रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो, पता भी नहीं कि होगा नहीं होगा, कहीं पैसे ही डूबेंगे, कहीं प्रॉफिट ही होगा, कुछ नहीं पता हमें। हम रिस्क ले रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, उसकी भी एक डर है, कुछ ऑर्गेनाइज भी करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। और उसी केस में सोचो आप आपकी कंट्री में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, मतलब कुछ नया भी करो उसमें भी उलझनों में पड़े हुए हो कि लॉ फॉलो करना है, 10 जगह से पेपर वर्क करवाने हैं, 10 जगह से साइन कराने हैं, तब जाके सालों साल बाद हमें अप्रूवल मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं? वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर इजी लॉ है, फेयर टैक्सेशन है, तो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, उनको लगेगा कि हाँ वी शुड गो अहेड। ठीक है, तो ये भी आपके फैक्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल अवेलेबिलिटी। कैपिटल मतलब क्या? मनी। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मनी क्या है? फ्यूल की तरह काम करता है। कुछ नया कर रहे हैं भाई, पैसा तो लगेगा ही ना, कुछ भी कर रहे हो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो कैपिटल कितनी अवेलेबल है ये भी इम्पैक्ट करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को फंड चाहिए, लैंड खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए। अगर कैपिटल सही है, मार्केट से पैसा मिल जा रहा है, उठा ले रहे हैं, लोन इजीली अवेलेबल है, तो बढ़िया है, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, वो मज़ा आएगी। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, तो फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। लैक ऑफ कैपिटल मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक रिस्क और स्केल अप अ बिजनेस। बिजनेस को आगे बढ़ाना है या रिस्क लेना है और कैपिटल नहीं है, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप डिस्करेज होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप कुछ बना रहे हो तो रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी। तो रॉ मटेरियल कितने अवेलेबल है ये भी एंटरप्रेन्योरशिप पे असर डालेगी। आप देखोगे कि जो मेरा आइडिया है उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, क्या मुझे मेरी कंट्री में रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाएगा? ये जहाँ पे भी करो ईजिली मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अगर ईजिली अवेलेबल तो गुड, और ईजिली अवेलेबल नहीं है और बहुत कॉस्टली है, तो फिर आप सोचोगे कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ नया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज लेबर।
लेबर जो है वो भी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप पे असर डालता है। कैसे? अगर स्किल्ड लेबर, मान लो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए और एफिशिएंट लेबर चाहिए और इजीली अवेलेबल है, जिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप करना चाहते हो, लाइक जोमेटो मान लो खोलना चाहते हो, उसके लिए आपको अनस्किल्ड भी चाहिए जो डिलीवरी वगैरह कर ले, और स्किल्ड भी चाहिए जो पूरा सिस्टम हैंडल कर ले, और वो इजीली अवेलेबल है, तो आप इस आइडिया को आगे कंटिन्यू करना चाहोगे। और अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि वो सही मतलब अवेलेबल ही नहीं है, और दूसरा अगर अवेलेबल तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो फिर आप या तो कर ही नहीं पाओगे, उस आइडिया को आगे ले भी नहीं जाओगे, और अगर आप कर भी रहे हो तो आप सफ़र करोगे, तो मतलब वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप पे असर डालेगी। फंड कितना अवेलेबल, वो भी आपके बिजनेस पे असर डालेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी, पॉलिटिकल फैक्टर और लीगल फैक्टर। ठीक है, तो ये था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पे असर डालते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप देखते हो कि अगर ये चीज़ें तो नहीं ही करोगे, और अगर कर भी रहे हो, स्टार्ट कर भी दिया, आइडिया कम कर रहे हो, तो भी ये सारे फैक्टर आपकी वर्किंग पे असर डालते रहेंगे, आपको इम्पैक्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कितने टाइप्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स कितने हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ज़रूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा कुछ बड़ा ही लेवल पे स्टार्ट करें, कभी कभी वो स्मॉल स्केल पे ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, मतलब जीवन यापन करने के लिए, छोटा मोटा पैसा कमा ले कि काम चल जाए, ज़िंदगी गुजर बसर हो जाए, बस उन्हें कोई मार्केट लीडर नहीं बनना है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे आप स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करते हो बिजनेस और उसको ग्रो करते हो, तो वो होता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर का एक काम करने का विजन होता है कि वो क्यों वो चीज़ कर रहा है, वो बस यही होता है कि इतना पैसा आ जाए कि ज़िंदगी चल जाए, बाकी मुझे कुछ मार्केट लीडर बनने का शौक नहीं है। दे यूजुअली डिपेंड ऑन फैमिली सेविंग, स्मॉल लोन और पर्सनल फंड टू रन द बिजनेस। अब बिजनेस को रन करने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? या तो खुद की कोई सेविंग होगी, या तो मम्मी पापा से मांग लिया, या तो छोटा मोटा बिजनेस का लोन मिल गया, उसी से ही स्टार्ट कर दिया छोटे लेवल पे बिजनेस, और उसको कर रहे हैं। द एम इज़ टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस टू अ लिमिटेड लोकल मार्केट। जैसे किराने की दुकान लोकल एरिया पे ही है, तो जो लोकल एरिया के कस्टमर होंगे हम उनको सेटिस्फाई करेंगे, हमें कुछ बड़ा नहीं करना, हम बस किराने की दुकान खोले हैं, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, उससे हमारा घर का सामान आ जाता है, बस बात खत्म। हम बिजनेस पे कोई लीडर बनने के लिए काम नहीं कर रहे। तो वो एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सिंपल इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बिजनेस बना दिया, उसको मैनेज कर रहे हैं, छोटा मोटा रिस्क ले रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे कुछ हम करना चाह रहे हैं। तो ये होती है आपकी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी है स्केलेबल स्टार्टअप्स। स्केलेबल स्टार्टअप्स मतलब इसमें एंटरप्रेन्योर एक नए यूनिक आइडिया के साथ आता है। अच्छा, ये जो स्मॉल बिजनेस वाला है ना, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कुछ नए आइडिया के ही साथ आए। हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के घर की कोई किराने की दुकान चल रही थी, उसी को ही वो, या किराने की दुकान जो आसपास चल रही उसी से ही बस आइडिया आया और बना दिया वही सेम, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। नया कर भी सकते, नहीं भी कर रहे, लेकिन करने का मकसद अगर है भी तो छोटे लेवल पे करेंगे, बड़े लेवल पे उनको कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है स्केलेबल स्टार्टअप। यहाँ पे जो स्टार्ट करने का मकसद है ना, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना है, उसको मेन एम यही है कि हम एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, हम एक बड़े लेवल के बारे में सोच रहे हैं, हम एक मार्केट लीडर के बनने के बारे में सोच रहे हैं। हम सिर्फ छोटा मोटा कमा ले, बिजनेस से घर चल जाए, वो वाला हमारा व्यू विजन नहीं है। तो स्केलेबल स्टार्टअप क्या होते हैं? इन दिस टाइप एंटरप्रेन्योर कम अप विद इनोवेटिव एंड यूनिक आइडिया। सबसे पहले तो ऑफकोर्स एक आइडिया के साथ आएंगे, स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ नया होगा, कुछ आइडिया होगा जो उनको लगता है कि हाँ यूनिक है, ये करना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको करके ये क्या करते हैं, एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो कि लार्ज स्केल पे काम करे, ठीक है। तो पहला गोल इनका क्या है कि सर्वाइवल नहीं है, रैपिड एक्सपेंशन है, कि हमें एक्सपैंड करते जाना है। जो हमारा आइडिया हम वो छोटे से स्टार्ट करेंगे और आगे जाके वो उसको बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे। इस विजन के साथ ये स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको स्केलेबल स्टार्टअप। ऐसा स्टार्टअप जो स्केल करेगा, स्केलेबल स्टार्टअप, ये वो एंटरप्रेन्योरशिप है। दे एक्टिवली लुक फॉर रिपीटेबल बिजनेस मॉडल दैट कैन बी एक्सपेंडेड ग्लोबली। ये देखते हैं कि कौन सा क्या हम करें जो हम ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करके लेके जाएं। फंडिंग जो है उनको मिलती ही है,
मतलब वहाँ से फंड कहाँ से आ रहा था, घर से ले लिया, इससे ले लिया, उससे ले लिया, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो इन लोगों को फंड वगैरह देते हैं, इनका आइडिया उनको पसंद आता है, उनको लगता है कि हाँ भाई इस आइडिया में पोटेंशियल है, ये बहुत आगे जाएगा, तो फिर इनको फंड वगैरह देते हैं। दे ऑल्सो हायर मोस्ट स्किल एम्प्लॉयज़, ये स्किल एम्प्लॉयज़ पे हायर करते हैं। ऑफकोर्स बड़े लेवल पे जाना है, छोटे से स्टार्ट करेंगे तो इसके लेवल एम्प्लॉयज़ में आगे हायर करेंगे। जैसे फेसबुक, जोमेटो, ओला, ये सब क्या है, ये सब छोटे से स्टार्ट हुए थे, एक आइडिया से स्टार्ट हुए थे, छोटे लेवल से स्टार्ट हुए, एंड देन आज ये बहुत बड़े मार्केट लीडर बन के बैठे हुए हैं। तो इनका काम अगर यही होता कि बस घर तक रह जाना है और बस इसलिए शुरू कर रहे हैं हम, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा प्रोसेस करें जस्ट घर का गुजारा हो जाए, तो ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। लेकिन ये स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप हैं, मतलब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो एक इनोवेशन के साथ, आइडिया के साथ हैं और पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, आइडिया ला रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए क्योंकि वो अपने उस छोटे से आइडिया से एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हैं स्केलेबल स्टार्टअप्स। इसके बाद आती है आपकी लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक बिग कंपनी के अंदर काम करते हैं, उसको चलाते हैं और फोकस करते हैं कि हम कंटिन्यूसली क्या करते जाएं, इनोवेट करते जाएं, इसीलिए हम बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। ये मतलब कि क्या होता है, कुछ लोग अपना अलग से नहीं कुछ बनाते हैं कि हमें आइडिया है तो हम अलग से छोटा सा आइडिया को एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, उसका पूरा प्रोसेस करेंगे, नहीं। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में ऑलरेडी कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं, जिसको अभी आप एक आने वाले टॉपिक में पढ़ोगे डिटेल में, उसको नाम भी देंगे, और वहाँ पे ही वो बैठ के उसी कंपनी में रह के उस कंपनी के रिसोर्स यूज़ करके कुछ नया सोचते हैं और कुछ नया बिल्ड करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। हेयर एंटरप्रेन्योर वर्क इनसाइड बिग कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं, उसको चलाते हैं और फोकस करते हैं कि उस कंपनी में रह के कुछ नया करते रहें। दे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, इंप्रूव वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू मीट चेंजिंग कस्टमर। या तो कुछ नया बनाएंगे, बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर कोई प्रोडक्ट है उसको ही इम्प्रूव करेंगे जिससे कस्टमर को और अच्छे से सेटिस्फाई कर ले जाएं। इनोवेशन हैपन थ्रू रिसर्च टेक्नोलॉजी। इनोवेशन कैसे करेंगे, तो इनोवेशन ये करते हैं, देखते हैं रिसर्च वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या कमी आ रही है कंपनी के प्रोडक्ट में और क्या नया ला सकते हैं उसके थ्रू। तो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योर ये इंश्योर करते हैं कि बिजनेस आउटडेटेड ना रहे। जैसे गूगल है, गूगल के जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ मैनेजर हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि आप कंपनी में रह के एज एंटरप्रेन्योर काम करिए, कुछ इनोवेट करिए। एंटरप्रेन्योर क्यों बोल रहे हैं इनको कि बिग कंपनी में है तो मैं मैनेजर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये एंटरप्रेन्योर का ही काम कर रहे हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर काम करता है ना कि कुछ नया आइडिया लाता है, रिस्क लेता है और कुछ क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, वैसे ही ये लोग भी करते हैं, बस एक कंपनी में रह के करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर एक लार्ज कंपनी में कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वो क्लियर हो गया कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप और स्केलेबल स्टार्टअप, ये टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। अब नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो ये स्टार्ट हो रहा है आपका इंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा ना कि लार्ज कंपनी के अंदर रह के एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कुछ नया करते हैं, इनोवेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। वही है आपका कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता ऑलमोस्ट आपका है इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है, पहला इसको किसने लाए, गिफॉर्ड पिंचॉट, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इन्होंने इंट्राप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट लाया। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर सीनियर मैनेजर और एम्प्लॉय, कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग अलग से अपना कुछ नहीं करते हैं कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, वो एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और उनके अंदर क्वालिटी होती है कि भाई उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, कुछ नया सोच लेते हैं और उनके अंदर इतना इंतज़ाज़ होता है कि लोगों को अपने साथ बुला के काम करा के कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। तो ये वो है इंट्राप्रेन्योरशिप, एक वो सिचुएशन है जहाँ पे सीनियर मैनेजर और एम्प्लॉय जो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं कंपनी के अंदर। एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर कुछ आइडिया के साथ आता है, रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही ये लोग भी करते हैं, वैसे ही वहाँ के एम्प्लॉयज़ और सीनियर मैनेजर भी करते हैं
बस फर्क ये है कि ये अपना बाहर निकल के नहीं करते हैं कुछ, बल्कि कंपनी के अंदर ही करते हैं. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट बिजनेस, दे डिस्कवर एंड डेवलप न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट एंड वेंचर विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. मतलब बाहर निकल के कुछ अपना बना के करेंगे, ये वाला व्यू नहीं है. कंपनी में ही रह के, कंपनी ही के ही रिसोर्स यूज करके अपना आइडिया लाएं, कंपनी का रिसोर्स यूज किया, मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस कर लिया भाई कि भाई हम ये सोच रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं, ये आइडिया आया है मुझे, कंपनी उनको पूरा सपोर्ट करती है, ठीक है आपको जो रिसोर्स चाहिए, जिसे टीम चाहिए, जितना पैसा चाहिए आप लीजिए. अब आइडिया आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, देखिए कि काम करता है कि नहीं करता, मतलब करिए काम, आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करिए हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक, तो एंटरप्रेन्योर्स को इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जो ये करते हैं इनको हम बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर. क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर. इनको हम एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, इंट्राप्रेन्योर. इंट्राप्रेन्योर कौन, जो कंपनी के अंदर रह के एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क करते हैं, मतलब कि रिस्क लेते हैं, इनोवेट करते हैं, अपना अलग से कुछ नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी के अंदर, एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही रह के, कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ करके, कंपनी की ही मदद से कुछ नया इनोवेटिव बिल्ड करते हैं सोसाइटी कस्टमर के लिए. तो इनको फ्रीडम तो दी जाएगी. अब भाई ना फ्रीडम नहीं दोगे तुम तो फिर ये कैसे अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. तो कंपनी इनको प्रॉपर फ्रीडम देती है, रिसोर्स देती है, फंड देती है कि आप इनोवेट करिए, रिस्क लीजिए. और हाँ, इनके साथ ये रहता है कि भाई ये कंपनी के अंदर इनोवेट कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्टेड रहते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर कोई लॉस होगा तो कंपनी उठा लेगी. तो ऐसा नहीं कि इनकी खुद की बाहर चले गए तो इनका खुद का जेब का लग रहा है तो ये सड़क पे आएंगे, नहीं, वो नहीं होगा अगर नहीं चला तो. नेक्स्ट है कि क्या फीचर है इंट्राप्रेन्योरशिप के. अब इंट्राप्रेन्योरशिप समझ में आ गया ना आपको कि इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है. अब इसके फीचर्स क्या क्या है वो समझेंगे और डिटेल में. पहला है कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क. ये तो हमें समझ में आया है मैम कि कंपनी के अंदर वो करता है एंटरप्रेन्योर का काम. वो सीनियर मैनेजर जो एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है कंपनी के अंदर, एग्जिस्टिंग कंपनी के रिसोर्स फंड यूज करके, वो है एंटरप्रेन्योर. तो कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो हमेशा एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही होती है. मतलब वो जो प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योर कर रहा है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. जो एंटरप्रेन्योर जो प्रोसेस कर रहा है, रिस्क ले रहा है, इनोवेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कंपनी के अंदर ही होती है. तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी के फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, कंपनी के अंदर रह के ही चीज़ों को आइडिया लाता है, रिसोर्स यूज़ करता है, कंपनी के फंड लेता है और कुछ क्रिएट करता है. सेमी ऑटोनॉमस एंटरप्रेन्योर वर्क लाइक मिनी एंटरप्रेन्योर इनसाइड द कंपनी. मतलब देखो इनको पूरी पावर तो दे ही दी जाती है, फ्रीडम दे ही दी जाती है कि आप काम करो, आपको जो लग रहा है कि आइडिया आया इस प्रोडक्ट पे काम करो, इस प्रोजेक्ट को बनाओ, जो लग रहा है. तो एक ऐसा मिनी एंटरप्रेन्योर, पूरी तरीके से तो एंटरप्रेन्योर नहीं कहें क्योंकि वो बिल्कुल ही अपना स्टार्टअप कुछ अपना अलग ही कर रहे हैं, कंपनी के अंदर नहीं कर रहे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर है. लेकिन एक छोटे से एंटरप्रेन्योर की तरह ही काम करते हैं जिसका हम बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर हैं ये, क्योंकि कंपनी के अंदर कर रहे हैं इसलिए हम इनको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे. एंटरप्रेन्योर इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपना बाहर करता है, वो किसी कंपनी के अंदर नहीं कर रहा है. इसीलिए जब ये कंपनी के अंदर इन है तो हम बोलते हैं इनको इंट्राप्रेन्योर. क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर. तो ये जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं वो मिनी एंटरप्रेन्योर के ही तरह काम करते हैं. ये एक सेमी ऑटोनॉमस यूनिट और डिवीजन रन करते हैं. मतलब बहुत बार होता है कि कंपनी बोलती है कि अपनी खुद की यूनिट बना लीजिए, डिवीजन बना लीजिए, जो लोग चाहिए उनको आप टीम में रखिए और पैसा रिसोर्स सब यूज़ करिए और कुछ बनाइए. तो एक इनको यूनिट अलॉट कर दी जाती है, डिवीजन दे दिया जाता है, सेक्शन दे दिया जाता है कि आप इसमें कुछ नया करिए. तो उस सेमी ऑटोनॉमस फीचर है कि एक सेमी ऑटोनॉमस यूनिट की तरह ये काम करते हैं. जैसे IBM का एग्जाम्पल लें तो उसने इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स बना दी है जहाँ पे मैनेजर एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सकते हैं. कोई आइडिया आता है तो उस यूनिट में अपना आइडिया लेके वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ ओनरशिप. जैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ओनर होते हैं अपने बिजनेस के, जो वो क्रिएट करते हैं. अब ये ओनर थोड़ी ना बन जाएंगे जो उन्होंने नया क्रिएट किया है, ओनर कंपनी ही रहेगी, है ना. वो क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कंपनी को बिलोंग करेगा, नाम ऑर्गेनाइजेशन का लिया जाएगा ना कि उनका लिया जाएगा. सीनियर मैनेजरल पोजीशन, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं यूजुअली सीनियर लेवल पे ही देखेंगे. वो जो कंपनी जिनको बोला जा रहा है कि आप रिसोर्स यूज़ कर लीजिए, फ्रीडम देते हैं कि आप इनोवेट करिए, बेसिकली ये जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमेशा सीनियर मोस्ट पोजीशन में ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के. उनके पास अथॉरिटी होती है, रिसोर्स होती है कि वो कुछ नया आइडिया ला सकते हैं. लिमिटेड रिस्क टेकिंग, ऑफ कोर्स ये ज़्यादा एंटरप्रेन्योर के हिसाब से देखो तो इनका रिस्क उतना नहीं है, क्योंकि अगर ये फेल भी हो जाते हैं तो वो रिस्क कंपनी इनके साथ शेयर कर लेती है. तो
तो ये भी एक इनका फायदा है कि इफ द आइडिया फेल एंटरप्रेन्योर में लूज रेपुटेशन, मतलब पोजीशन रेपुटेशन तो लॉस हो ही जाएगी कि लोगों को लगेगा कंपनी में कि अरे इन्होंने क्या आइडिया लाए थे, बेकार सारा पैसा बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो रेपुटेशन का लॉस है, लेकिन जो भी पैसों का लॉस होगा वो कंपनी झेल लेती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए एंटरप्रेन्योर के, कि कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में रह के काम करते हैं, सेमी ऑटोनॉमस यूनिट बनाते हैं, ओनरशिप की कमी है, सीनियर मैनेजर पोजीशन में मोस्टली ये लोग होते हैं, और लिमिटेड रिस्क टेकिंग है, उतना रिस्क इनको नहीं लेना होता है। नेक्स्ट आता है कि इनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। इनके सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, जैसे आपने एंटरप्रेन्योर में क्लेरेंस डेनहॉफ के 4 पढ़े थे और उससे पहले 2 पढ़ लिए थे, वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर है, जो कंपनी में रह के एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं, इनके 2 टाइप्स हैं। पहला है वेंचर एंटरप्रेन्योर और दूसरा पढ़ोगे आप प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर। वेंचर एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो काम करते हैं एंटरप्रेन्योर की तरह कंपनी के अंदर, कोई नया वेंचर और ऑटोनॉमस यूनिट क्रिएट करके, मतलब ये अपना कंपनी के अंदर कोई ऐसा यूनिट बना देते हैं, कोई ऐसा वेंचर खड़ा कर देते हैं, ठीक है, कंपनी में रह के, मतलब ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्या हम इनोवेट कर सकते हैं, क्या नया ला सकते हैं, और एक नया लाइन ऑफ बिजनेस सेटअप कर देते हैं कंपनी के अंदर ही। जैसे कोई बिग कंपनी है लाइक IBM हो गई, गूगल हो गई, वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती है कि आप एक नया, जैसे आपको लग रहा है कोई नया प्रोडक्ट का सेगमेंट बनना चाहिए, तो आप उस यूनिट को बना लो, आप ऑर्गेनाइजेशन में उस डिवीजन को क्रिएट कर लो, जो टीम चाहिए ले लो, जो फंड चाहिए ले लो, और जो लगता है आपको कि इस प्रोडक्ट लाइन में हमें जाना चाहिए, हम ये भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी करिए और कंपनी के रिसोर्स को लेके इनोवेट करिए। ठीक है, चल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो वेंचर एंटरप्रेन्योर मतलब एक वेंचर बना लेते हैं, एक जैसे बिजनेस होता है ना, एक वेंचर ही बना लेते हैं, एक अपना कंपनी के अंदर ही एक वेंचर बना लेते हैं। तो ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो एंटरप्रेन्योर की तरफ वर्क करते हैं कंपनी के अंदर, मतलब इनोवेट करते हैं, रिस्क लेते हैं, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे काम करते हैं, एक नया वेंचर या सेमी ऑटोनॉमस यूनिट बना के, मतलब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट बना ली, एक वेंचर बना लिया, एक लाइन क्रिएट कर दी प्रोडक्ट की जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इनको बोलते हैं वेंचर एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर। प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर क्या है, ये वो एंटरप्रेन्योर है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जो वेंचर वाले थे ना, वो खुद ही आइडिया से आए, इन्होंने बोला हमें ये आइडिया आया, हम ये कर सकते हैं, तो कंपनी ने बोला ठीक है अपना एक यूनिट बना लो, जो लोग चाहिए ले लो, जो फंड चाहिए ले लो, जो रिसोर्स चाहिए ले लो, और जो तुम्हें लग रहा है कि एक प्रोडक्ट बना सकते हैं या नए लाइन ऑफ बिजनेस सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, काम करो, बनाओ, ये है वेंचर। प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर को कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है और आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में रहिए, ये प्रोजेक्ट है और हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ नया सोचो कि क्या आप ला सकते हो। इनका रोल होता है कि वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करें, कभी कभी तो कुछ इनोवेशन नहीं भी करते हो, कभी कभी इनोवेशन लाके इनिशिएटिव लेके उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। जैसे गूगल के एम्प्लॉयज़ को उसकी कंपनी ने क्या था, प्रोजेक्ट दिया था कि आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, एक ऐसा ऐप क्रिएट करो जहाँ पे हम ईमेल्स वगैरह भेज सकें, मेल सर्विस का कुछ प्रोजेक्ट दे दिया कि आप बनाओ एक ब्रांड। तो गूगल्स के एम्प्लॉय ने एफर्ट्स करके इनिशिएटिव लेके जीमेल क्रिएट कर दिया, तो इनको प्रोजेक्ट दिया कंपनी ने, इन लोगों को सीनियर लेवल पोजीशन वाले एम्प्लॉयज़ को मान लो एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको इस पे काम करना, आप इनोवेशन लाइए, अपनी क्रिएटिविटी की तरह से उसको बिल्ड करिए, तो इन एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है कि इनको भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। अब ये तो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर काम करके कुछ नया बना रहे हैं, तो ऐसा तो है कि इनको कोई फैक्टर नहीं अफेक्ट करेगा, इनको भी कोई फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है मैनेजमेंट का सपोर्ट। मैनेजमेंट इनको कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि कंपनी के अंदर है ना, कंपनी के अंदर रह के कुछ सोच रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब इनको मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट देगी। मैनेजमेंट कहेगी कि ठीक है, आपको जो रिसोर्स चाहिए आप लीजिए, आपको जो फंड चाहिए आप लीजिए, आपको जो डायरेक्शन सुपरविजन चाहिए आप हमसे लीजिए, तो तभी ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर जैसे कोई एम्प्लॉय, उसको नया आइडिया आया, अगर मैनेजर उसको एक्सेप्ट करे, उसको सपोर्ट करे कि हाँ आप इस आइडिया पे काम करो, इससे कुछ बिल्ड करते हैं, तो ही वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे।
जैसे गूगल का 20% रूल है जो कहता है कि एम्प्लॉयज़ को समय दिया जाएगा कि वो अपने खुद के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। 20% रूल्स के तहत उनको समय दिया जाता है, 20% का समय दिया जाता है पूरे टाइम में कि आप अपने कुछ के प्रोजेक्ट पे काम करिए जो आपको लगता है कि हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, आपको लगता है वो इनोवेटिव है और मैनेजमेंट आपको पूरा सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप पे असर डालती है। मान लो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहाँ पे बहुत ही अच्छा कल्चर है, लोगों के ओपिनियन की वैल्यू की जाती है, उनके साथ डिस्कशन किया जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, तो बढ़िया आप काम कर ले जाओगे। कल्चर ओपन है, सपोर्ट कर रहा है आपको, तब तो आप भाई आइडिया के साथ आए हो तो एक्सप्लोर करोगे और बना ले जाओगे। लेकिन सोचो ना, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिजिड है, जो कहे नहीं ये आइडिया बेकार है, ये नहीं हो रहा, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे, तो क्या आप कर पाओगे कुछ वहाँ पे नया? नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स कितना अवेलेबल है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको टेंजिबल रिसोर्स भी चाहिए, मतलब मशीन चाहिए, मैन चाहिए, और इनटेंजिबल रिसोर्स भी चाहिए। अगर आपको ईजिली रिसोर्स मिल रहे हैं, मतलब मुझे आइडिया आया, मुझे आइडिया के लिए लोग चाहिए, मुझे मशीन चाहिए, मुझे रिसोर्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे क्रिएटिविटी करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए, अगर वो सब मुझे मिलेगा तो मैं कंपनी में रह के कुछ नया कर पाऊंगी, और नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स नॉट। रिवॉर्ड एंड अप्रिशिएशन। जब एम्प्लॉय कुछ नया करते हैं तो कंपनी कैसे उन्हें ट्रीट करती है? क्या वो उन्हें रिवॉर्ड देती है? क्या उन्हें वो मोटिवेट करती है कि यस यू हैव डन द राइट जॉब? तो उनको मोटिवेशन चाहिए होता है, बेटा अगर कुछ कर लेंगे तब तो रिवॉर्ड चाहिए, और जब कर रहे हैं तो मोटिवेशन चाहिए कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। अगर कंपनी दे रही है वो रिवॉर्ड तो ऑटो एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे बूम करेगी, और अगर नहीं है तो फिर वो डिमोटिवेटेड रहेंगे कि अरे हमने कुछ कर भी दिया तो हमारा ना नाम लेते हैं ना हमें रिवॉर्ड देते हैं, हम क्यों करें? तो फिर वो करेंगे ही नहीं, इनिशिएटिव लेना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये भी फ़र्क डालता है, इफेक्ट करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इंट्राप्रेन्योरशिप कंपनी में हो पाएगी या नहीं। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। सीनियर लेवल वाले एम्प्लॉयज़ जो सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो कर जाए, कभी कभी वो वर्क नहीं करता तो आपको लगता है कि हाँ फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको तैयार रहना होगा कि जो भी आपके सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर कुछ सोच रहे कि ये ऐसा होना चाहिए तो आपको तैयार रहना है कि ठीक है, अगर उसने जो सोचा नहीं हुआ तो वी आर देयर फॉर दैट पर्सन, कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको हेल्प करेंगे कि ठीक है यार अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप फिर से कुछ ट्राई करो, और हम पनिश नहीं करेंगे कि तुमने कंपनी के रिसोर्स बर्बाद कर दिए, तुमने लोगों का समय बर्बाद किया, उनको हम कहीं और लगाते, तुमने पैसा बर्बाद किया। अगर हम ये सब बोलेंगे उनको तो फिर वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होने वाली। तो कंपनी अगर सपोर्ट करती है इस तरीके से, रिस्क टेक करती है, हेल्प करती है, उनको पनिश नहीं करती, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर भाई सब रिस्क लेना चाहेंगे और कुछ कंपनी में रह के ही नया करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वो हिचकिचाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर पढ़ा आपने, इंट्राप्रेन्योर पढ़ा। एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपना खुद का स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करके जो सोसाइटी को सर्व कर पाए, यूटिलिटी क्रिएट करता है। और इंट्राप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो कंपनी में रह के, लाइक कंपनी के किसी सीनियर लेवल पोजीशन में है, वहाँ पे रह के वो कुछ आइडिया लाता है, इनोवेट करता है, कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ नया बिल्ड करता है। तो ये हमने समझा कि एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या है। तो स्टेटस की बात करी जाए, डिफरेंस की बात की जाए, तो हम स्टेटस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। पहला है ये इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन है, भाई किसी पे डिपेंड नहीं है, इसने खुद का खोल रखा है, खुद सोच रहा है, अपना खुद बना रहा है। लेकिन ये तो कंपनी में काम करते हैं ना, इनका स्टेटस क्या है? ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ है ना, कंपनी के एग्जीक्यूटिव है जो कंपनी में रह के काम कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कंपनी से जुड़े हैं। ओनरशिप की बात करें, ये खुद के ओनर होते हैं, ये एम्प्लॉय होते हैं, और सम टाइम इनको शेयर दे दिया जाता है कि हाँ आपने कुछ बिल्ड किया है तो हम आपको ओनरशिप में हिस्सा दे देंगे, छोटा सा। फाइनेंसिंग की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैसा लगाने के लिए। एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योर ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा पैसा लगाने के लिए, वो थोड़ी ना किसी कंपनी में काम करा कि कंपनी पैसा लगा देगी।
लेकिन इंट्राप्रेन्योर का फायदा ये है कि कंपनी में है तो कंपनी फाइनेंस करेगी। रिस्क बेयरिंग की बात करें तो ये जो रिस्क है पूरी तरीके से रिस्क को बेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा रिस्क इन पे आने वाला है। कुछ भी लॉस हुआ तो जो एंटरप्रेन्योर है वही प्रेफर करें, वही सफ़र करेंगे, नॉट प्रेफर कौन करता है रिस्क को। लेकिन अगर इंटरप्रेन्योर की बात करें तो इनको रिस्क नहीं बेयर करना है, कंपनी इनके लिए है, ठीक है, वो इनकी हेल्प करेगी। रिवॉर्ड की बात करी जाए तो एंटरप्रेन्योर का जो भी प्रॉफिट है वो मिलेगा, रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलता है, और अनसर्टेन होता है ऑफकोर्स, काम करा तो ठीक, स्टार्टअप उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो उतना प्रॉफिट नहीं है, तो अनसर्टेन है, ठीक है, इरेगुलर है, कभी मिला कभी नहीं मिला। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, सिंस वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो भाई उनको फिक्स सैलरी और बोनस और बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर, और जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रह के अपने आइडिया पे काम करते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो लो, रेडी टू फेस अनसर्टेनिटी। एंटरप्रेन्योर बाहर निकल गए भाई, अब उनको कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, वो रेडी है कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, पैसा जाएगा तो देखा जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी हाई होती है, ये पूरी कोशिश करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, जॉब से ना निकाले जाएं और दायरे में रह के ही हम काम करें। जस्टिफिकेशन की बात करें तो ये खुद के आइडियाज़ और जजमेंट को फॉलो कर सकते हैं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि किसी से पूछे कि ये आइडिया लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतना पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, नहीं। लेकिन ये सिंस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के फंड यूज़ कर रहे हैं, कंपनी के रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो भाई बॉस से तो डिस्कस करेंगे ही ना कि आइडिया आपको कैसा लग रहा है, क्या हम इस पर काम करें कि ना करें, या करें तो आप हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों करेंगे, है ना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आता है इंटरप्राइज। क्या आता है? आता है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होता है? हमने समझा एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं स्पेलिंग पे कंफ्यूज नहीं, हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर, हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, हमने ये तो समझा। अब हम समझ गए इंटरप्राइज क्या होता है। एंटरप्रेन्योर क्या? वो पर्सन जो रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, कुछ नया क्रिएट करता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिसका बेनिफिट वो पूरी सोसाइटी को और खुद देता है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वो प्रोसेस जिसके दौरान गुजर के एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, वो क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो बना क्या रहा है, आउटकम क्या है इस पूरे एफर्ट्स का जो एंटरप्रेन्योर ने किया, जो आइडिया को रियलिटी में लाया, वो आउटकम किस फॉर्म में आया? वो आया इंटरप्राइज के फॉर्म में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी उसने। तो इंटरप्राइज क्या है? एक बिजनेस यूनिट है जहां पे रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, इन्वॉल्विंग रिस्क एंड इनोवेशन। मतलब जब एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, रिस्क लेता है, कुछ नया करने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, रिस्क लिया है उसने और प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस कर दी जिससे वो कस्टमर को सर्व करेगा, तो वो जो यूनिट उसने बनाई इस सबको करके, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, उस बिजनेस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरप्राइज। जो ये बिजनेस खड़ा करा ना एक एंटरप्रेन्योर ने, वो क्या है? इंटरप्राइज। इंटरप्राइज जो है फैक्टर प्रोडक्शन यूज करता है, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर करता ही क्या है भाई, फैक्ट करता ही क्या, करता तो बहुत कुछ है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज लाता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है और कुछ यूजफुल क्रिएट करता है जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा सोसाइटी को। तो ये जो इंटरप्राइज है, जो बिजनेस यूनिट उसने बनाई है, ये वो इसी बिजनेस यूनिट में रह के वो क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके चीज़ों को बनाता है। तो एंटरप्रेन्योर हमने पढ़ा कि वो पर्सन जो, मतलब ये सब में रिलेशन है, ये मैं समझा सब अलग अलग चीज़ें नहीं, सब में रिलेशन है। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो आइडिया लाता है और देखता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी, आइडिया लाता है और रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कुछ बनाता है, तो वो पर्सन को हम क्या बोलेंगे? उस पर्सन का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योर। जैसे रितेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल ने देखा कि हमें अफोर्डेबल होटल्स रूम्स नहीं हैं, होने चाहिए, तो उसने क्या किया? उसको ओयो का आइडिया आया। तो ये जो पर्सन है जिसने ये आइडिया लाया, वो पर्सन कौन है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वो प्रोसेस जो उसने किया अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इनोवेशन किया, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, रिस्क लिया, प्लानिंग करी, ये जो पूरा प्रोसेस है
जिसके थ्रू उसने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया, वो क्या है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक रितेश ने क्या किया, होटल्स को ऑर्गेनाइज किया, उनसे कांटेक्ट किया, बातचीत करी, ऐप बनाया, फंड रेज किए, रिस्क लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना आइडिया को रियलिटी में बनाने का, वो था एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इंटरप्राइज क्या है, ये आउटकम है उस एफर्ट्स का जो उसने किया, ये रिजल्ट है, आउटकम है एंटरप्रेन्योरशिप का। भाई उसने इतनी मेहनत की, उसने प्लान किया, उसने ऑर्गेनाइज किया, उसने रिस्क लिया, उसने इनोवेट किया, उसने कुछ बिल्ड किया, ये जो प्रोसेस है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और जो उसका आउटकम निकल के आया वो एंटरप्राइज है, जो उसने क्रिएट कर दिया एक्चुअल में, वो जो सामने उसकी एक बिजनेस खड़ा कर दिया, वो एक बिजनेस यूनिट जो अब सर्व कर रही है लोगों को, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है सोसाइटी को, वो यूनिट क्या है आपकी, वो यूनिट है आपकी एंटरप्राइज। लाइक ओयो रूम कंपनी इटसेल्फ इज द एंटरप्राइज। क्या है, एंटरप्राइज है। उसको आइडिया आया, उसने एफर्ट्स किए, चीज़ें गैदर करी और एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है ओयो। तो ये जो कंपनी है वो क्या है, उसकी एंटरप्राइज है, ये उसके एफर्ट्स का क्या है, आउटकम है। क्लियर हुआ एंटरप्राइज क्या है, जो बिजनेस यूनिट एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर बनाता है एफर्ट्स के साथ, वो होती है आपकी एंटरप्राइज। नेक्स्ट इस एंटरप्राइज के क्या फीचर है, पहला फीचर है कि एंटरप्राइज एक ग्रुप एक्टिविटी है। मतलब बिजनेस क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल वर्किंग टू प्रोड्यूस सेल गुड एंड सर्विसेज। कंपनी के अंदर क्या करते हैं, लोग काम करते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि क्या कर पाए, गुड एंड सर्विसेज बना पाए। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी, अकेले ओनर नहीं बना रहा है सब कुछ, लोग लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है जो चीज़ को बना रही है उस बिजनेस यूनिट में, एंटरप्राइज में। यूजेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो एंटरप्राइज है, बिजनेस यूनिट है, वो क्या करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करती है। मतलब मशीन मैन मटेरियल यूज़ करेगी तभी तो गुड एंड सर्विसेज बनाएगी। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड गेन, हर एंटरप्राइज का काम रहता है, हर बिजनेस यूनिट का काम रहता है कि वो देखे कि कॉस्ट कितनी लग रही है और रेवेन्यू कितना आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट कितनी लग रही है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, इनपुट कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है। प्रॉफिट तभी पॉसिबल होगा जब आपका आउटपुट ज़्यादा हो और इनपुट कम हो। मतलब आपकी कॉस्ट कम लग रही है और आपको मुनाफा जो पैसा आ रहा है वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा कमा रहे हो और कॉस्ट कम लग रही है तो प्रॉफिट में। तो इंटरप्राइज ये भी देखता है। दूसरा है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, जो इंटरप्राइज का काम है, जो एफर्ट्स है जो वो कर रहा है कि फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो कंपैरिजन कर रहा है, ये एक ही दिन करना है उसको नहीं, करते ही रहना है, करते जाना है। If some firm close after one transaction, it is due to poor management, unexpected condition, not the nature of enterprise. अगर कोई इंटरप्राइज है वो बंद हो जाती है तो वो इसीलिए बंद होती है क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं होता, लोगों का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता या अनएक्सपेक्टेड कंडीशन होती है। इसलिए नहीं कि इंटरप्राइज का नेचर खराब था, ठीक है, वो रीज़न नहीं होता। इसीलिए है कि एंटरप्राइज की जो भी एक्टिविटीज़ आप कॉन्टिन्यूसली करते रहो, चीज़ों को एनालाइज करते रहो। अगर आप चीज़ों को नहीं कर रहे हो प्रॉपर्ली, एक टाइम करके छोड़ दिया तो फर्म चल नहीं पाएगी। फर्म को चलाने के लिए आपको डे टू डे इंगेज होना पड़ेगा चीज़ों में, ठीक है। तो ये थे एंटरप्राइज के फीचर। नेक्स्ट आता है आपका कि एंटरप्राइज को सेटअप करने के स्टेप्स क्या हैं। जैसे आप एंटरप्रेन्योर क्या है, इंटरप्राइज बना रहा है, मतलब एक बिजनेस यूनिट क्रिएट कर रहा है एफर्ट्स करके, तो उसके लिए वो कौन कौन सी चीज़ें करेगा। तो सबसे पहले तो वो ये जानेगा कि उसको किस लाइन में बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब जो आइडिया आया ना उसको, अब उसको किस, जैसे उसको आइडिया आया मान लो कि उसको फूड लाइन में बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो ये सोचेगा कि फूड लाइन में मैं कुछ फूड बनाने वाला बिजनेस पे जाऊं या कुछ फूड सर्विस पे जाऊं कि सर्विस देते हैं हम फूड की, ठीक है, ऐप वगैरह बना दूं, मतलब क्या लाइन सेलेक्ट करूं। तो पहला वो है, तो वो सेलेक्ट करता है कि किस लाइन ऑफ बिजनेस पे जाना है। पहला एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि किस टाइप ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करना है, इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विस देंगे, ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। द डिसीजन डिपेंड ऑन फैक्टर, डिसीजन बहुत सारी चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब मुझे लग रहा है मुझे सर्विस करनी है तो मुझे लग रहा है यार वो टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है या वो लेबर नहीं अवेलेबल है जो उस पर काम पर कर पाएंगे, स्किल्ड इतने लोग नहीं हैं या उतना प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो फिर मैं उस लाइन पे नहीं जाऊँगी। फिर मैं सोचूंगी कुछ फूड सेगमेंट में कुछ आइटम्स ही पे काम करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, वो सेलेक्ट करता है कि कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में उसको जाना है। नेक्स्ट है चूजिंग द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। एक बार उसको लाइन समझ में आ गई कि मुझे इस लाइन में बिजनेस करना है, मतलब मुझे सर्विस देनी है, अब वो चूज करेगा कि ओनरशिप कैसे हो, अकेले करूं, लोगों के साथ मिलके करूं मतलब पार्टनरशिप में कर लूं, या कंपनी बना लूं।
तो वो सेलेक्ट करेगा वो। अब ये डिपेंड करती है कि उसको कितना पैसों की ज़रूरत है। अब आपने पढ़ाई था 9-10 में, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बहुत पैसा चाहिए, तो फिर कंपनी में जाओ, क्योंकि सोल ट्रेडर में आप अपना ही पैसा लगा पाओगे और पार्टनर में ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टनर है बस वही ला पाएंगे, तो कंपनी ज़्यादा बेटर रहेगी। साइज पे डिपेंड करता है, स्मॉल स्केल पे करना है सोल प्रोप्राइटर बड़ा, बड़े लेवल पे करना है कंपनी कर लो, ठीक है। लाइबिलिटी टैक्स, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, अब जैसे आपको पता है सोल ट्रेडर करोगे, पार्टनरशिप करोगे, तो जब तक पार्टनर जिंदा है, जब तक सोल ट्रेडर तब तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, लेकिन कंपनी चलती ही जाती है। तो इसके हिसाब से वो ये डिसाइड करेगा कि उसको ओनरशिप का फॉर्म क्या रखना है। नेक्स्ट है, एक बार उसने ये डिसाइड कर लिया कि ये लाइन है और अकेले कर रहा हूँ, अब वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे अपने बिजनेस यूनिट को सेटअप करना है, लोकेशन क्या होगी। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट को, ग्रोथ को और प्रॉफिट को सबको इफेक्ट करती है। जैसे मुझे कैफ़े खोलना था, ठीक, मैंने सोचा मैं कैफ़े खोलूँगी और अकेले खोलूँगी, तो अब मुझे क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए कि मैं कैफ़े खोलूँ कहाँ, क्योंकि जहाँ पे कैफ़े खोलूँगी वहाँ से ही मुझे समझ में आएगा कि वहाँ पे मेरा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा, वहाँ मार्केट है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंसीडर करने के टाइम, कि जब आप लोकेशन देख रहे हो कि लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, जहाँ पे आपके कस्टमर आराम से मिल जाए और ग्रो करने का चांस हो। तो गुड साइड है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी और भाई कस्टमर भी आपको मिल जाएंगे, सप्लाई भी आराम से मिल जाएगी। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि हमें लोकेशन कहाँ पे अपना कैफ़े खोलना है। नेक्स्ट आएगा कि फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, पैसे चाहिए होंगे, आप ये तो देख लेंगे हाँ यहाँ पे खोलेंगे, ये लोकेशन बेस्ट है, आप कैसे खोलेंगे, पैसा चाहिए होगा, तो हम ये देखेंगे कि हमारे इस बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना मनी चाहिए होगा उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, कितना कैपिटल चाहिए होगा रिसोर्सेज को खरीदने के लिए, वो हम डिसाइड करेंगे। बहुत तरीके हो सकते हैं पैसे लाने का, या तो इन्वेस्टर से पैसे मांगेंगे, या तो पर्सनल सेविंग से लगाएंगे, लोन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टेप करेंगे वो है प्रोविजन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। अब पैसे आ गए, अब पैसे आ गए तो पैसे रखेंगे तो नहीं ना, पैसे क्यों लाए थे, रिसोर्सेज खरीदने थे, मशीनरी लानी थी, ठीक है, फर्नीचर खरीदना था, टूल्स खरीदना था, इक्विपमेंट्स खरीदना था, बिल्डिंग मान लो कोई स्पेस खरीदनी थी, तो हमने क्या किया कि उस पर फैसिलिटीज़ को अरेंज करने पे काम करा। अब डिपेंड करता है कि बिजनेस का टाइप कैसा है, कि हमें कितनी फैसिलिटी चाहिए होगी, बड़ा टाइप बिजनेस का है या ऐसा साइज बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो रिसोर्स मशीनरी उस हिसाब से ज़्यादा लगेंगी, ठीक है, जिससे स्मूथली काम हो जाए, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन चाहिए होंगी, तो फिजिकल फैसिलिटी को अरेंज करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट मतलब एक बार मेरे पास इक्विपमेंट आ गए, मैंने उनको प्रॉपरली अरेंज कर लिया, अब मैं ये देखूंगी इक्विपमेंट्स आ गए, मेरे पास सारे सामान आ गई, अब मैं देखूंगी कि सब सामान को कहाँ रखना है, कौन सी मशीन कहाँ रहेगी जिससे एफिशिएंटली हम लोग उसको उसके साथ काम कर पाएँ, कौन से रिसोर्स कहाँ रखे जाएंगे, फैन कहाँ रहेगा, वेंटिलेशन कहाँ पे रहेगा, अब हम वो डिसाइड करेंगे जिससे काम स्मूथली हो और कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। नेक्स्ट इज एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब जब हमने चीज़ों को अरेंज कर दिया, अब हमें चाहिए होंगे लोग जो चीज़ों के साथ करेंगे काम, तो एम्प्लॉयज़ तो बैकबोन ही है। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो काम करता है कि हम मैनेजर को लाएं, सुपरवाइज़र को लाएं, वर्कर को लाएं, जो काम करेंगे उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन दे, ट्रेनिंग देनी है तो भाई ट्रेनिंग दे, ताकि उनको हम तैयार कर पाएँ। फिर हमको जो भी लगेगा कि अब लोग भी आ गए, अब हम देखेंगे कौन से लीगल रिक्वायरमेंट है जो मैं पूरी करनी, क्योंकि हर बिजनेस की कुछ लीगल फॉर्मेलिटी है। कंपनी कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना, लाइसेंस लेना होगा अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एनओसी चाहिए होगी, तो हम वो सारी चीज़ें कर लेंगे जिससे बाद में ये ना हो कि बिजनेस चल जाए और कल को आके कोई बोले कि आपके पास ये नहीं है, हम आपका कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब सारी लीगल फॉर्मेलिटी हम कर लेंगे तो हम इंटरप्राइज को लॉन्च कर देंगे। फाइनल स्टेज यही आती है जब हमारे पास सब कुछ आ गया है, सब कुछ अरेंज हो गया है, प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देंगे, सेल्स स्टार्ट करने लगेंगे, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज, मार्केटिंग सब करना शुरू कर देंगे और ऑफिशियली बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा इनोवेटिव आइडिया है उसके साथ हम काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे स्टेप्स थे। सबसे पहले किस लाइन में जाना है वो सिलेक्ट करो, ओनरशिप सेलेक्ट करो, अकेले करोगे या कैसे करोगे, लोकेशन सेलेक्ट करो, लोकेशन आ गई तो पैसा लाओ, भाई चीज़ें लानी होंगी, फिर चीज़ों को खरीद लाओ, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज़ ले आओ, फिर उनको अरेंज करो, लेआउट बनाओ उनका, कहाँ पे क्या रखोगे, वो एक ऐसा लेआउट तैयार करो जिसमें तुम्हारी कॉस्ट कम आए, टूट फूट ना हो कि भाई चीज़ें तोड़ फोड़ रही हैं, आराम से ऐसा सेटअप, ऐसे किचन है ना, आराम से ऐसे सेटअप करते हो कि कम जगह में सारी सामान आ जाओ, कोई दिक्कत ना हो, वैसा ही।
फिर लोग चाहिए होंगे, सामान अरेंज हो गए तो उनको लाएंगे, कोई लीगल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करके बिजनेस को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये हमने पढ़ लिया आपका कि अगर आपको बिजनेस यूनिट सेटअप करना है तो आप कौन कौन से स्टेप्स को करोगे। नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ बिजनेस। फेजेस ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस के कौन कौन से फेज होते हैं, बिजनेस किस फेज से गुजरता है, और ये लास्ट है। ठीक है, बिजनेस किस फेज से गुजरता है। सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस आया, जैसे आपने कोई आइडिया आया, आपको आपने कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, अभी जो बिजनेस आया तो सबसे पहले उस बिजनेस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। मतलब कुछ नया लाए हो मार्केट में चल गया तो बिजनेस ग्रो करेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन सेल्स सब बढ़ेगा क्योंकि डिमांड आ रही है। ठीक है, जैसे आपने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो कंपनी में छा गया, और तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, तो एक आप एक्सपैंड करना शुरू करोगे। क्या करोगे, एक्सपैंड करना शुरू करोगे कि लोग मेरे गुड्स को ले रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, मैं खूब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, खूब सेल्स हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को भी हायर करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स जब डिमांड ज़्यादा है तो आपको बल्क में बनाना है तो लोग भी चाहिए होंगे, इनकम भी खूब कमा रहे हो, प्रॉफिट भी अच्छा जा रहा है, तो एक्सपेंशन में यही सब होता है, सब अच्छा अच्छा होता है। कंपनियां लोन लेती हैं कि और एक्सपैंड करें, सब पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मतलब पहली स्टेज यही है कि आपने कोई, जैसे आप एंटरप्रेन्योर थे, आपने कोई आइडिया लाया और वो आइडिया काम कर गया, तो क्या होगा, एक्सपैंड करोगे सबसे पहले। मतलब डिमांड होगी, आप खूब प्रोड्यूस करोगे, खूब प्रॉफिट बनाओगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, एक्सपैंड करोगे, नई नई जगह लोकेशन पे आउटलेट खोलना शुरू कर दोगे क्योंकि कस्टमर उसको खरीद रहे हैं। फिर आप आओगे अपने पीक पॉइंट पे। मतलब एक बार जब आप ग्रो कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, तो भाई एक सीमा तो होगी ना जहाँ पहुँचोगे सबसे ऊपर वाली चोटी पे, तो ये होगा आपका पीक पॉइंट। यहाँ पे बिजनेस जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस पे पहुंचा, मतलब जितनी मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकता था बना लिया, जितनी मैक्सिमम सेल पॉसिबल थी हो गई, जितने कस्टमर उस डोमेन के थे सब आ गए। ठीक, सब बढ़ रहा है। और इसी स्टेज पे क्या होता है, जो कॉस्ट है लाइक वेजेस ये सब भी बढ़ने लगती है। इस स्टेज के बाद, इसी स्टेज के बाद जब पीक पे आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, डिमांड स्लो डाउन होने लगती है। हो सकता है आपने जैसे कोई स्मार्टफोन बनाया था, वो पीक डिमांड पे था क्योंकि सबको वो चाहिए था और सबने वो खरीद लिया, जिसको जिसको खरीदना था भाई उसने खरीद लिया। अभी आप पीक पे आ गए, आपने जितनी मार्केट टैप करनी थी आपने टैप कर ली, मैक्सिमम सेल कर ली, अब ये हो गया। ठीक है, तो वो पीक पॉइंट है। और इस पॉइंट के बाद क्या होता है, डिमांड यूजुअली फॉल होना शुरू हो जाती है। इस पॉइंट के बाद आप नीचे आना शुरू हो जाते हो, जिसे हम बोलेंगे रेसेशन। मतलब डिमांड जो प्रोडक्ट है वो फॉल होने लग जाती है। क्यों हो सकती है, हो सकता है कि जो आपका प्रोडक्ट था उससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया हो, है ना, उसे कम प्राइस पे आ गया हो, कस्टमर उसको खरीदना चाह रहे हो, तो अब आपकी कोई डिमांड नहीं हो रही उतनी, अब कोई नहीं ले रहा, जितने लेने थे ले चुके हैं, तो अब डिमांड गिरेगी, अब कोई डिमांड नहीं आएगी। लेकिन आप तो प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हो तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे, प्राइस गिराना शुरू करोगे, अरे कोई तो ले ले, प्राइस गिराते हैं, ऑफर लगाते हैं, और जो बिका हुआ माल नहीं है वो पाइल अप होना शुरू कर जाएगा। अब यहाँ पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अरे यार अब तो ये नहीं चल रहा, पैसा भी फंस गया, स्टॉक भी बहुत रखा, कोई नहीं ले रहा है। जैसे कि कंपनी प्रोड्यूस मोर कार देन पीपल आर बाइंग अनसोल्ड कार, जैसे कंपनियाँ होती कुछ लोग लगता है नया मॉडल आया है बहुत लोग लेंगे, डिमांड बहुत हाई थी, सबने लिया, आप एक्सपैंड करिए, आप पीक पे पहुंच गए, मतलब जितने लोग को लेना था उन्होंने ले ली। ठीक है, आप पीक पे पहुंच गए, जितने लोगों को लेनी थी उन्होंने ले ली, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आप पीक पे आ गए, जिनको लेना था ले लिया, अभी वो फॉल होने लग गई, मतलब रिसेशन आ गया। अब हो सकता है नया कार मॉडल आ गया, लोग उसकी तरफ भाग रहे हो, तो आप तो सब पूरा प्रोडक्शन करके रखे थे, आपकी तो सप्लाई ज़्यादा थी लेकिन डिमांड कम है, तो अब क्या होगा, प्राइस गिराओगे आप, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइस गिराओगे, कोई भी ले ले। फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी गिरेगा और स्टॉक पाइल अप होगा। तो ये स्टेज बहुत बुरी होती है। फिर इससे भी टफ स्टेज आती है ट्रफ स्टेज, मतलब लोवेस्ट पॉइंट है ये बिजनेस साइकिल का, बिजनेस साइकिल का लोवेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है दोनों ही लो होती है, ना तो डिमांड है और ना ही सप्लाई, आप सप्लाई भी नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कोई लेगा ही नहीं, और डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत सारे बिजनेस इसी स्टेज में आके बंद हो जाते हैं क्योंकि उन पर कर्जा होता है, भाई लोन लिया था हर जगह से, तो बैंक भी उनको कोई लोन नहीं देती है, और जो लोन दिया था वो भी उन पे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस स्टेज पे आके बिजनेस क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस अपने आप को बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ भी नहीं बिक रहा। जैसे नोकिया का देखो, वो बंद हो गया क्योंकि उसको पता था अब नहीं ले रहे, अब नए नए लोग आ गए, अब लोग उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी बहुत अपने वीकेस्ट पॉइंट पे भी होती है। ड्यूरिंग अ बिग इकोनॉमिक क्राइसिस मैनी शॉप्स आर डाउन ड्यू टू द नो कस्टमर। और जैसे कभी कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया कंट्री में, मान लो कॉम्पिटिटर की वजह से नहीं, महंगाई बढ़ गई कंट्री में, लोगों के पास पैसा नहीं और आप जो बना रहे हो बनाए जा रहे हो लेकिन कोई नहीं ले रहा, तो बिजनेस का ऐसा लोवेस्ट फेज आ गया कि अब आपको लगा कि अब बंद ही कर देते हैं क्योंकि अब कोई भी इसको नहीं लेगा, है ना। तो आप बंद करना
कोशिश करते हो क्योंकि आप पे डेट बढ़ रहा है, कोई ले नहीं रहा है तो पूरा तो हो नहीं रहा है और आपको तो ईएमआईज देनी है। तो ये सबसे खराब स्टेज होती है बिजनेस की। अगर यहाँ पे बिजनेस को इनोवेट कर गया, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, अगर इनोवेट कर गया तो चांसेस रहते हैं कि वो आगे ग्रो करेगा, और अगर इनोवेट नहीं करता है, कुछ नया नहीं करता है और वैसे ही चलता है या अपने आप को नहीं सर्वाइव करा पाता है, तो वो बंद हो जाता है। तो ये क्या है, फेजेस हैं कि पहले एक्सपैंड कर रहे हैं आप, फिर पीक पे आ गए, धीरे धीरे फॉल होना शुरू करें एंड देन ड्रॉप, मतलब एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे आप आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर। और ये जो मैंने आपको रिकवरी बताया ये वही है कि स्लोली डिमांड धीरे धीरे राइज होने लग जाती है। कंपनियां अगर ऐसे इकनॉमी अच्छे से, मान लो कॉम्पिटिटर का फैक्टर नहीं था, इकनॉमी ही डाउन हुई थी, मान लो इकनॉमी धीरे धीरे बूम करने लगी, तो फिर से हो सकता है कि बिजनेस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, फिर से चीज़ें अच्छी होने लग जाएं, या आप नया इनोवेशन करो तो लोग उसको खरीदने आए, है ना, तो आप एक्सपेंशन की तरफ टूवर्ड मूव करते हो। जैसे कोविड-19 के बाद लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे बिजनेस जो बंद हो गए थे उस टाइम पे क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर वो धीरे से बाद में ओपन हुए, रीओपन हुए, फिर से उन्होंने अपना सामान बेचा और लोग चला, लोग उसको खरीदने लगे, कुछ इनोवेशन भी किया, कुछ बेटर भी कर रहे हैं और वो फिर से ग्रो करने लगे और इकोनॉमी में सर्वाइव कर पाए, रीवाइव कर पाए बेसिकली। तो ये हो गई रिकवरी स्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके फेजेस ऑफ बिजनेस कि एज एंटरप्रेन्योर आप भी करोगे तो इस फेज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट होगा उससे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और अगर आपको कांटेक्ट करना है, कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।